अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ शहरयार ख़ान। वेलकम यू ऑल टू द ब्लैक होल। तो आज जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि हम ना हिस्ट्री ऑफ साइंस में आपको बताऊंगा ज़रा कि ना शुरू से लेके ग्रीक्स के ज़माने से भी पहले जो हमारे एंशंट रिलीजन्स होते थे, सुपरस्टिशंस वगैरह होते थे, उसके बाद किस तरह ग्रीक्स में ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद मॉडर्न डे तक हम किस तरह पहुँचे। हम शुरू करेंगे कि पुराने ज़माने के क्या बिलीव्स होते थे, फिर ग्रीक्स के ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद रोमन्स आए, उसके बाद हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट ने भी कंट्रीब्यूशंस दी, उसके बाद हम मॉडर्न डे में आए। तो हमारी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेजेस, हम करंट अंडरस्टैंडिंग तक किस तरह पहुँचे, तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। जो मेजर रेवोल्यूशंस आई हैं हमारी थॉट में, कौन से थिंकर्स थे जिन्होंने शेप किया, उनकी कौन सी मेन किताबें थीं जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई अक्रॉस ऑल डोमेन्स। तो अभी शुरू करते हैं, ये स्लाइड्स आप कर लें। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें तो डेवलपमेंट्स हुई थी, मैं इस सारी डेवलपमेंट्स को नहीं डिस्क्राइब कर सकता है सिर्फ एक सेशन में, लेकिन जो मेजर हैं और ख़ासकर जो मेरी फील्ड से भी रिलेटेड है, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स का ग्रेजुएट हूँ, तो जो फ़िज़िक्स से ज़्यादा रिलेटेड है, फ़िज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी, उसका मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। लेकिन हम शुरू से देखेंगे कि ना जो मॉडर्न साइंस को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हम पैदा ही साइंटिफिक एज में हुए हैं, तो हमें लगता है बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि लोग साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि पहले थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ये हम बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लोग लेते थे दुनिया को समझने के लिए, और फिर उसमें किस तरह स्टेप बाय स्टेप, और ये भी नहीं कि एक साथ ही बस एक बंदा आ गया उसने पूरा साइंटिफिक मेथड दे दिया। इसके ना जो डिफरेंट पीसेज हैं वो एक एक करके आए और बड़े बड़े लंबे लंबे अरसे के बाद आए, और लोगों ने बड़ा टाइम लगाया उसको इंटरनलाइज करने में। तो ये जो अभी हम साइंटिफिक एज में रह रहे हैं, ये बहुत ही एक जद्दोजहद के बाद इस स्टेज तक हम पहुँचे हैं। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है कि द रोड टू एनलाइटनमेंट, ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक थॉट। ठीक है। अच्छा, तो हम जो मेजर माइलस्टोन्स ऑफ साइंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइंस में, फ्रॉम द टाइम ऑफ द ग्रीक्स टू द प्रेजेंट डे। वी विल सी हाउ ईच स्टेप वाज क्रूशल टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स। तो हर जो स्लाइड है वो एक स्लाइड एक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम एक एक करके यूँ करके हम चलेंगे। ठीक है। तो एंशंट सुपरस्टिशंस में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि तो तरह तरह की बहुत ज़्यादा रिलीजन्स आए हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ और मिथ्स वगैरह आई हैं, उनको डिस्कस करने में हमारा पूरा सेशन लग जाए। लेकिन इनकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह दुनिया को अप्रोच करते थे जब जो कोई मिथिकली लोग सोचते थे और सुपरस्टिशियसली सोचते थे। तो वो क्या उनकी अप्रोच होती थी कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल जो हमारी यूनिवर्स है, हमारी जो दुनिया है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन उसको वो एक्सप्लेन भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की सूरत में करते थे। कि फॉर एग्जांपल हमारी ये करंट दुनिया है, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इंसान है इसके अंदर हैवानात हैं, इसके अंदर पौधे हैं। वो कहाँ से आए हैं? वो कुछ सेट ऑफ गॉड्स हैं जिन्होंने उनको बनाया है। वो गॉड्स की क्या खसूसियात हैं? वो भी वही हैं जो कि इंसानों की हैं, लेकिन बस वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स को इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमने डिस्क्राइब किया है, हमने कोई एक्सप्लेनेशन हासिल नहीं की हमने इन चीज़ों से। जो खसूसियात हमारे इस लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन पे थी वो डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ें पाई जाती हैं, बस उनकी शक्लें बदल गई, उनके नाम बदल गए। उस तरह करके आप और पीछे चले जाएँ तो उन गॉड्स को फिर और प्राइमोर्डियल गॉड्स ने बनाया, फिर वो जो उससे पीछे चले जाएँ फिर बस बहुत ही सिंपल एंटिटीज़ रह जाती हैं, लेकिन वो भी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनके इंटरेक्शन से फिर अगली चीज़ें बनी। इस तरह करके हम प्रेजेंट डे तक आए। तो हर स्टेज पे चीज़ें सिंप्लीफाई नहीं हो रही, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी उनकी सेम ही है, लेकिन बस कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो इसके अलावा क्या है कि क्योंकि इंसान जो हैं वो प्री हिस्टोरिक ज़माने से जब वो अपनी दुनिया के अंदर वो एक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके लिए ना जो चीज़ों को कॉज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। वो ये होती है कि जब हम खुद एक डिसाइड करके एक एक्शन लें तो कोई चीज़ कॉज हो जाती है। उसको कहते हैं ह्यूमन एजेंसी कहते हैं उसे। तो वो क्योंकि उनको लगता था कि सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि चीज़ों को कॉज कर सकती है, तो फिर वो हर चीज़ के साथ एजेंसी अटैच कर देते थे कि अगर कोई दरख्त भी गिर रहा है, कोई वॉल्केनो फट रहा है, कोई बारिश हो रही है, लाइटनिंग आ रही है, इसके पीछे भी कोई ना कोई एजेंसी होगी। क्योंकि अगर मैं किसी पत्थर को फेंकता हूँ, पत्थर खुद ब खुद तो नहीं जाता, मैंने सोचा, डिसाइड किया, मैंने एक्ट किया, पत्थर गया। और मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो मैंने बड़ा सोच के किया, मैंने किसी को नुकसान पहुँचाया तो इसके पीछे एजेंसी थी। लेकिन और फिर हम साथ साथ हम देखते हैं फिज़िकल फिनोमेना भी हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं कि हरिकेन्स आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो इस इतनी बड़ी चीज़, अगर छोटी चीज़ों के पीछे ह्यूमन एजेंसी है उसको कॉज करने के लिए, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे ये बगैर किसी एजेंसी के कैसे कॉज हो सकते हैं?
कोई ना कोई तो ताकत होगी जो इनको कॉज करवा रही है, सोच के कॉज करवा रही है। तो इससे फिर वो जाते थे गॉड्स के आइडिया की तरफ कि यार कोई ना कोई पावरफुल एंटिटीज़ हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स कॉज कर रही हैं, वो ये बारिशें हमारे पर बरसा रही हैं, वो ड्राउट्स ला रही हैं, तो फिर उनको हमने किसी तरह प्लीज़ करना है, उनके साथ हमने इंटरेक्ट करना है, फिर उनके अराउंड उनके सारे का सारा रिलीजियस स्ट्रक्चर बिल्ट होता था। लेकिन ये जो मिथोलॉजीज़ हैं इनको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। अब ये माउंट ओलंपस पे जाके मतलब आप कभी ढूंढ नहीं सकते ज़्यूस को, पोसाइडन को और इन सारे गॉड्स को। अगर आपको नहीं मिलेंगे तो फिर वो जो ग्रीक्स हैं वो कोई उसकी कहानी बना देंगे कि आपको इस वजह से नहीं मिले क्योंकि वो तो बहुत ही आला हैं, वो डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, फलाना फलाना। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं। अगर कोई वेरीफाई करने का तरीका होता तो इतने करीब करीब के रीजन्स में वाइल्डली वेरिंग मेथोलॉजीज़ ना होती। आप अमेज़ॉन के किसी एक रेन जंगल के अंदर चले जाएं, उधर दो ट्राइब्स को लें जो कि एक दूसरे से कोई 50 किलोमीटर दूर वाक़ होंगी, लेकिन आपस में उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट सेम जोग्राफिकल लोकेशन पे सेम टाइम में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनके बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ होंगी जिन पे वो बिलीव करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, उनकी डिफरेंट कहानियाँ होंगी। तो अगर इन चीज़ों के पीछे कोई सच्चाई होती तो फिर ये होता ना कि बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब जिनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ वो एक सेम ट्रूथ की तरफ कन्वर्ज करते। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। हमने देखा है कि थोड़ा सा ही उनको अलहदा कर दो, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो वो डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लेकिन साइंस में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता। साइंस में चाहे आप जहाँ मर्जी पैदा हुए हैं, जिस मर्जी टाइम में पैदा हुए हैं, अगर आपके पास वही टूल्स हैं, वही मैथमेटिक्स है आपके पास, तो आप एग्जैक्टली सेम कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। और यही साइंस की पावर है, ये ऑब्जेक्टिविटी है साइंस की। और ये चौथी चीज़ जो मैंने लिखी है वो ये है कि कोरिलेशन और कॉजेशन की एक बहुत बड़ी फैलेसी है, जिसमें ना आराम से लोग, अभी भी हम लोग भी वी कैन ऑल्सो फॉल प्रे टू इट। और पुराने ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा ये होता था कि अगर कोई एक चीज़ 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हो गई हमारे सामने और उसके साथ ही एक और चीज़ भी हो गई, तो हमें लगता है कि ना वो दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। मतलब जिस तरह कि वोल्केनो फटा और हमने किसी बंदे को उसके अंदर फेंक दिया और वो फिर उसके बाद वो फटना बंद हो गया, तो फिर और ये 2-3 दफ़ा हुआ और हमने किसी से सुन भी लिया कि हाँ यार मैंने भी ये देखा था कि हुआ है, तो फिर आपने एक लॉ बना दिया कि हाँ यार भाई ये तो होएगा ही कि हमने ये बंदे को फेंका तो वोल्केनो नहीं फटेगा, हम वोल्केनो का गॉड है उसको हमने प्लीज़ कर दिया। फिर कभी आइंदा जाके अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप जस्टिफिकेशन भी उसकी बना सकते हैं कि नहीं आज मौसम ठीक नहीं था, आज सिचुएशन ठीक नहीं थी, आपने सही तरह सेक्रीफाइस नहीं किया। तो अब इसको ना बहुत एक्रोबैटिक्स करके आप अपनी थ्योरी बचा सकते हैं। इस तरह करके बहुत सारी ये सारी चीज़ें आपको पुरानी मेथोलॉजी से मिलेंगी, ग्रीक, रोमन, नॉर्स मेथोलॉजी से मिलेंगी। जो मैं बता रहा था कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो अब शुरू करते हैं नॉर्स मेथोलॉजी वाले किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमारे पास ह्यूमन सोसाइटी है, इंसान कहाँ से है, इंसान से ऊपर आपकी एक पैंथियन है गॉड्स की, उसके अंदर आपका ओडिन है और आपका थॉर है और लोकी है और फ्रेया हैं और इस तरह के आपके गॉड्स हैं। ये वाले कहाँ से आए? ये एक और गॉड्स थे इससे पहले, एक का नाम था बुरी नाम था, एक का नाम, वो इनका ग्रैंडफादर था, वो उधर से आया। वो कहाँ से आया? ये लोग बताते हैं कि पुराने ज़माने में एक रेल्म था, ऊपर आइस थी, नीचे फायर थी, और फायर से थोड़ी सी आइस मेल्ट हुई, बीच में थोड़ी सी मैटर आया, उसमें से कोई एक काऊ निकल गई और फिर काऊ के अंदर से पहला वाला गॉड निकल गया। तो इस तरह है कि मतलब ना कॉम्प्लेक्स चीज़ों की, कॉम्प्लेक्स आर डिफाइंड इन टर्म्स द कॉम्प्लेक्स, हमने सिंप्लीफाई नहीं कर रहे एक्सप्लेनेशन अपनी। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है ना, इनसे हम इंसाइट नहीं हासिल कर सकते। तो आगे चलते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा स्टेप है ना, सब कहते हैं थेलीज लीप कहते हैं इसे। तो थेलीज जो था ये एक बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसोफर था 6th सेंचुरी BC का। तो इसको कहते हैं वन ऑफ द 7 ग्रेट सेजेस ऑफ एंशिएंट ग्रीस इसे कहते हैं। तो ये वो बंदा था जिसने पहली दफ़ा ये लीप लिया टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ द सिंपल। और इसने क्या सिंपल बात इसने की, इसने कहा कि हर चीज़ पानी की बनी हुई है। उसने ये नहीं कहा कि हर चीज़ को एक सेट ऑफ गॉड्स ने बनाया, क्योंकि वो भी कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। उसने कहा कि हर चीज़ पानी की बनी हुई है, लेकिन वो गॉड्स को उसने रिजेक्ट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि एग्जिस्ट नहीं करते, उसने कहा कि नहीं गॉड्स भी हैं, लेकिन साथ साथ हम हर चीज़ को इस तरह भी समझ सकते हैं कि हर चीज़ पानी की बनी हुई है। और बड़ी सेंस भी बनती है ऐसी, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए पानी के मीडियम की ज़रूरत है, पानी के बगैर कोई लाइफ ज़िंदा रह ही नहीं सकती। तो लेकिन ये एक ना, इसको कहते हैं थेलीज लीप, कि आपने एक नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन की तरफ गए एज अपोज टू सुपर नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स इज़ वाटर। ठीक है। और थेलीज ने जब ये ब्रेक थ्रू कर दिया तो इसके बाद बड़े लोगों ने यही सेम अटैम्प्ट किया। इसके बाद और भी बड़े आए। थेलीज का स्टूडेंट था एनेक्सीमैंडर, उसने कहा कि
जो हर चीज़ है ना वो एक इनडेफिनेट एक चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं वो तो डेफिनेट चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आ कहाँ से रही हैं, वो खुद एक डेफिनेट चीज़ से नहीं आ सकती, वो एक इनडेफिनेट चीज़ से है। एक फील्ड है, फील्ड ऑफ पोटेंशियल है, उसको कह दिया ए पायरॉन, उससे सारी चीज़ें निकली हैं। तो उसने एक ये चीज़ पोस्टुलेट कर दी कि ये एक सिंपल चीज़ से सब चीज़ें निकल रही हैं। उसके अलावा एनेक्सिमिनीज था, उसको लगता था कि हर चीज़ हवा की बनी हुई है, और हेराक्लाइटस था, उसे लगता था हर चीज़ आग की बनी हुई है। तो मतलब ये एक तरह से एक्सप्लेनेशंस का एक सिलसिला शुरू हो गया कि टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ द सिंपल, जो कि अब ये तो ऑब्वियसली सारी एक्सप्लेनेशंस गलत हैं, बट दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मॉडर्न साइंस का। इस तरह करके मैं एक एक करके आपको लेके चलूँगा कि मॉडर्न साइंस की जो सारी चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इस तरह आए और बड़े अरसे से बाद आए। ये पहला स्टेप था कि एक्सप्लेन दी कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स दी सिंपल। ये एक बहुत बड़ा थिंकर था। ये इसको फर्स्ट डॉक्टर कहा जाता है, ऐसे हिपोक्रेटिस को, जिसका हिपोक्रेटिक ओथ भी लिया जाता है। अभी तक मेडिकल कॉलेजेस में लोग इसका हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। इसी ने सबसे पहले मेडिकल नॉलेज की बुनियाद इसी ने रखी थी ह्यूमन हिस्ट्री में। इसके एसोसिएटेड हैं, इसके तो तकरीबन 60 मेडिकल टेक्स्ट एसोसिएटेड हैं इसके नाम से। वो सारे इसने नहीं लिखे, इसके स्टूडेंट्स ने भी लिखे, लेकिन इसने वो पूरा एक ट्रेडिशन शुरू किया था मेडिकल साइंस का। तो ये जो हिपोक्रेटिस भी जो था, इससे पहले जितने भी लोग थे वो बीमारियों को एक्सप्लेन करते थे इन टर्म्स ऑफ डीमंस एंड इवल स्पिरिट्स और इस तरह की चीज़ें, कि ना कोई आपके ऊपर जिन आ गया, इस वजह से आपको एपिलेप्सी होती है, कोई गॉड है आपसे डिसप्लीज हो गया, इस वजह से आपके ऊपर बीमारी आई है। लेकिन इसने सारी एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट कर दी। उसने कहा कि जिन लोगों को असल कॉज पता नहीं होता ना, वो ऐसी बातें करते हैं। उसने कहा मैं आपको असल कॉज बताऊँगा। तो उसने स्टडी भी किया ह्यूमंस को और एनिमल्स को। उससे उसने एक थ्योरी निकाली जो कि बिल्कुल एक नेचुरलिस्टिक थ्योरी थी, विदाउट एनी रेफरेंस टू गॉड्स, और वो इसकी थी ह्यूमरल थ्योरी थी, जो कि अभी भी हम उसके रेफरेंसेस मौजूद हैं हमारे मॉडर्न डे में भी। उसमें 4 ह्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये ब्लड है, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेगम। तो उसने कहा ये बस उसकी एक थ्योरी है। अभी तो ये हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की बात थी। उससे पहले पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी हमने सोचा ही नहीं कि यार एक नेचुरलिस्टिक सब्सटेंस के थ्रू हम तमाम डिजीज़ को हम एक्सप्लेन कर दें। उससे पहले तो बस ये होता था कोई अपने गॉड्स के थ्रू एक्सप्लेन करता था, कोई इसके थ्रू एक्सप्लेन करता था, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होती थी। लेकिन इसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जब इनके दरमियान इम्बैलेंसेज आ जाते हैं, ब्लड कम हो गया, येलो बाइल ज़्यादा होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियाँ उससे कॉज होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से हम हर चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल है, उसके अंदर सिर्फ फ्यू पार्टिकल्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से हम हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ये उसी स्पिरिट में है चीज़, और ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि आपने एक नेचुरल एलिमेंट्स को लिया आपने, और उनकी कॉम्बिनेशन से आप तमाम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहे हैं। रिडक्शनिज्म है, रिडक्शनिज्म की पहली एग्जांपल है ये, ठीक है, ह्यूमरल थ्योरी। तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था और लोगों को के जहन को एक तरह से अनलॉक कर दिया इस तरह के आइडियाज़ ने, थेलीज़ ने और हिपोक्रेटिस ने। उसके बाद वो तब सारे के सारे नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने लग गए, इवेंचुअली हमारे साथ साइंस की तरफ बढ़ने लग गए। ये थेलीज़ था और ये हिपोक्रेटिस। अच्छा, उसके बाद प्लेटो आया। तो मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि ये जो थेलीज़ था और ये हिपोक्रेटिस था, इन्होंने गॉड्स की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि हम गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया को, लेकिन साथ साथ चीज़ें नेचुरलिस्टिकली भी एक्सप्लेन हो सकती हैं कि हर चीज़ पानी की बनी हुई है, हर चीज़ आग की बनी हुई है, हर चीज़ हवा की बनी हुई है, और बीमारियां ह्यूमर से कॉज होती हैं। लेकिन ये गॉड्स को उस तरह उनके डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट नहीं करते थे। लेकिन प्लेटो आया, प्लेटो ने उससे एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया। एक एक करके स्टेप्स हम देखेंगे आगे किस तरह पहुंच रहे हैं हम मॉडर्न डे पे। प्लेटो ने कहा कि डेली लाइफ में भी कोई रोल नहीं है गॉड्स का। प्लेटो ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स थी, उस टाइम गॉड ने एक रोल प्ले किया यूनिवर्स को बनाने के लिए। उसके बाद तमाम जो भी चीज़ें चल रही हैं वो नेचुरल लॉ से चल रही हैं। उसके बाद उनका डेली लाइफ में कोई इनपुट नहीं है। प्लेटो ने ये कहा। तो इन प्लेटो द पेरेनियल इंटरमिंगलिंग ऑफ द नेचुरल एंड सुपर नेचुरल वर्ल्ड इज टोटली एलिमिनेटेड। ठीक है, उसकी आखिरी किताब थी ये टिमेयस, उसके डायलॉग से प्लेटो के बहुत सारे, जिसने ओल्ड एज में लिखी थी। प्लेटो डज नॉट रिमूव गॉड फ्रॉम द पिक्चर बट प्लेसेस हिम इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। Seeing that nature exhibited exquisite order and beauty, he reasoned that there must have been intelligent designer.
मतलब वो ये तो देख रहा था कि हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा एक ब्यूटी और एक बहुत ज़्यादा ऑर्डर पाया जाता है, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई डिज़ाइनर है, लेकिन उस वो ये चीज़ नहीं मानता था कि ना इतने सारे गॉड्स हैं और वो हर वक्त इंटरफेयर कर रहे हैं और बहुत ही खिचड़ी सी मची हुई है। उसने कहा कि ऑर्डर होना चाहिए यूनिवर्स के अंदर। तो शुरू में क्रिएटर ने, इंटेलिजेंट डिज़ाइनर ने चीज़ों को क्रिएट करके छोड़ दिया, उसके बाद चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट नेचुरल लॉज के तहत आगे इवॉल्व हो रही हैं। तो ये एक उसके जहन में एक ज़्यादा एक अच्छी थ्योरी थी यूनिवर्स को समझाने के लिए, वरना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन ना उसका एक मसला ये था कि एक स्टेप तो आगे लिया प्लेटो ने, लेकिन एक स्टेप पीछे भी ले लिया प्लेटो ने। प्लेटो ने असल में ना यूनिवर्स को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और ये प्लेटो का ही टू वर्ल्ड मॉडल है, जिससे क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी इसके बाद आई और ये सारे रिलीजन इसके बाद आए थे। तो ये हेवन हेल का कॉन्सेप्ट है और जो अर्थ का कॉन्सेप्ट है, इसके रूट्स जो है ना प्लेटो के इस वाले मॉडल में और टिमेस से आते हैं सारे आइडियाज़ कि ना एक सुपर नेचुरल रेल में जिस जो परफेक्शन है, जिसके अंदर जो परफेक्ट वर्ल्ड है उसके अंदर कोई खामियां नहीं है, और एक हमारी दुनिया जिसके अंदर इम्परफेक्शंस हैं, और इससे हमने किसी तरह निकल के उस वाली दुनिया में जाना है। तो लेकिन ये जो था ये उस तरह से फिज़िकली नहीं लेता था उस दुनिया को। ये कहता था कि ये एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, इसके अंदर परफेक्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारी दुनिया के अंदर सिर्फ एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह आप लोग हैं, आप एग्जांपल्स ऑफ मैन हैं, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ मेल्स हैं, आप एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक परफेक्ट फॉर्म भी है एक मेल की, एक आइडिया है एक मेल का, एक स्टूडेंट का एक आइडिया है जो कि कहीं फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन वो बस एक आइडिया है, वो ये फॉर्म्स की दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो जो फॉर्म्स की दुनिया है वो हमारे से बिल्कुल बालातर है, उसके अंदर सिर्फ परफेक्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, कंटेंट नहीं एग्जिस्ट करता, कंटेंट सिर्फ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो उसने ना उस दुनिया को एलिवेट कर दिया, और उसके थ्रू जो है ना उसने साथ ही साथ ना जो हमारी रियल वर्ल्ड है उसको थोड़ा सा ना उसने डेनिग्रेट कर दिया, उसको थोड़ा सा उसने डिवॉल्व कर दिया उसने इम्पोर्टेंस में, क्योंकि उसने एक सेपरेशन ले आया वो दो दुनियाओं के दरमियान। तो उसका जो अप्रोच थी उसकी वो ये थी कि हमें ना हायर वर्ल्ड को समझना चाहिए, हमें नेचुरल वर्ल्ड पे इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। नेचुरल वर्ल्ड इम्परफेक्ट है, इसके अंदर इम्परफेक्ट फॉर्म्स हैं, इसके अंदर असल नॉलेज हमें मिलेगी परफेक्ट फॉर्म्स को स्टडी करने से। तो इसलिए ये मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा जोर देता था प्लेटो। इसने अपनी जो अकेडमी थी, जो अकेडमी का भी नाम है, जो इतनी अकेडमियाँ खुली हुई हैं, ये प्लेटो की जो स्कूल था उसका नाम उसने अकेडमी रखा था, वहाँ से नाम आता है अकेडमी का। उसने अपनी एकेडमी के बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हेयर। ज्योमेट्री उनके लिए मैथ ही थी, ज्योमेट्री वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी ज्योमेट्री से करते थे, वो हर चीज़ ज्योमेट्री से करते थे। तो ज्योमेट्री का मतलब है मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट लगती थी, बट नॉट फॉर स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड बट टू रीच दी परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। तो इस तरह से उसने एक स्टेप तो आगे लिया, उसने जो डेली लाइफ में गॉड्स की इंटरमिंगलिंग को उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने दुनियाओं के दरमियान डिवीज़न एक ले आया, और उसने उस तरह जो नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी है ना उसको थोड़ा सा लोगों को ना उससे हेजिटेंट कर दिया उसने कि यार नेचुरल वर्ल्ड में क्या रखा है, तो बस इम्परफेक्ट चीज़ें, असल चीज़ें तो ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, हमें तो उस तक पहुंचना चाहिए, हमें तो हमें मैथमेटिक्स स्टडी करनी चाहिए, हमें प्योर मैथ स्टडी करनी चाहिए, हमें दिमाग को वहाँ ले जाना चाहिए हमें। प्लेटोस केव की एलेगरी आपने सुनी होगी कि प्लेटोस केव भी इसने एक आइडिया दिया था अपने एक डायलॉग के अंदर, कि उसने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि एक केव है, उसके अंदर ना बचपन से लेके अडल्टहुड तक ना लोग हैं जो कि ट्रैप्ड हैं, और उनकी जो वो दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द अदर वॉल, एंट्रेंस की तरफ वो फेस नहीं कर रहे, और उनको चेंज के साथ बांधा हुआ है सबको, और पीछे से रियल वर्ल्ड की चीज़ें गुजर रही हैं, उनके सिर्फ साए पड़ रहे हैं सामने दीवार पे, और वो सिर्फ 2 डायमेंशनल साए देख रहे हैं उनके, और उनको लग रहा है कि ना यही असल दुनिया है, उनके सामने एक सीन्स चल रहे हैं, लेकिन असल दुनिया तो पीछे है। और वो उसमें कहता है कि अगर आप एक बंदे को छुड़ा के आप असल दुनिया में ले भी जाएं और उसको आप सब कुछ दिखा दें, वो इतना हैरान परेशान हो जाएगा, वो यकीन ही नहीं करेगा कि यार असल दुनिया ये है। और अगर उसने यकीन कर भी लिया, वापस आके अगर वो अपने कॉलीग्स को, कंपेनियंस को बताएगा कि यार असल दुनिया तो वो है, वो उसको मारने लग जाएंगे कि यार तुम क्या फजूल बात कर रहे हो। तो इस तरह उसने एग्जांपल दी कि हमारी जो रियल वर्ल्ड है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, आप परफेक्ट वर्ल्ड पे आप फोकस करो, मैथमेटिक्स पढ़ो, मेरे साथ फ़िलासफ़ी पढ़ो, आप ये साइंस वाइंस करना छोड़ दो आप। तो एक तरह से नेचुरल साइंस की तरफ उसने स्टेप तो लिया, लेकिन एक स्टेप बैकवर्ड भी लिया उसने, ठीक है। तो इन प्लेटोज वर्ल्ड व्यू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज डेनिग्रेटेड टू अ लोअर स्टेटस कंपेयर टू द प्योर एक्ट ऑफ फिलोसोफाइजिंग। लेकिन हम देखते हैं, अच्छा ये पर्टिकुलर्स हैं, जिस तरह हम लोग हैं, पर जिस तरह डिफरेंट हॉर्सेस हैं, लोग हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स पे जाते हैं कि द आइडिया ऑफ अ हॉर्स, द आइडिया ऑफ अ हाउस, द आइडिया ऑफ अ फ्लावर,
उसके बाद जो हाईएस्ट फॉर्म्स हैं वो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है, ट्रूथ, ब्यूटी और जस्टिस, ये तीन आपके हायर फॉर्म्स होते हैं, ये आपके एग्जिस्ट करते हैं और ये तीनों कंबाइन होकर ये द गुड बन जाते हैं। तो प्लेटो का ये था कि एब्स्ट्रैक्शन 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 की तरफ जाओ, रियल वर्ल्ड पर फोकस ना करो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो जो ये परफेक्ट वर्ल्ड है, नॉन फिजिकल, नॉन एक्सटेंडेड, इटर्नल, इम्यूटेबल, परफेक्ट, नेसेसरी। और जो हमारी वर्ल्ड है, फिजिकल, एक्सटेंडेड, ट्रांजिएंट, म्यूटेबल, इम्परफेक्ट, कंटिंजेंट। तो इस तरह करके लोगों को उसने एक तरह से डीमोटिवेट कर दिया कि आप नेचुरल साइंस ना पढ़ें, आप फिलॉसफी पढ़ें, मैथ पढ़ें सिर्फ। लेकिन जो इसी का शागिर्द था एरिस्टोटल, उसने रीअसर्ट किया नेचर को। उसने कहा नहीं, कोई ऐसी फॉर्म्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती, हमें हायर वर्ल्ड की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं, उसमें से हम सिर्फ अपने दिमाग के अंदर उसका एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बना लेते हैं। उसका मतलब नहीं है कि वो चीज़ें असल में एक रेल में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें अगर ट्रूथ की तरफ पहुंचना है तो हमें नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसने ये वाली जो गलती की थी प्लेटो ने, उसने उसको अनडू कर दिया एरिस्टोटल ने, और उसने एम्फोसाइज़ किया कि हमें नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है हमारे लिए, वरना हम किसी भी ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू प्लेटो प्लेस द नेचुरल वर्ल्ड अ रंग बिलो द वर्ल्ड ऑफ द परफेक्ट फॉर्म्स, एरिस्टोटल एलिवेटेड द नेचुरल वर्ल्ड एज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, उसने कहा कि हमारी जो असल ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो नेचुरल वर्ल्ड ही है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें एग्जाम्पल पाई जाती हैं, उनको हमने स्टडी करना है, उसमें से हमने कंक्लूजन्स निकालने हैं। तो उसने फिर जो साइंटिफिक मेथड के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है ऑब्जर्वेशन का, वो एरिस्टोटल से शुरू होता है। एक हम ऐसे ऐसे करके इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमने नेचुरल कॉजेज़ की तरफ जाना है, हमने नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल की टर्म्स में समझना है हमने। दूसरा ये कि हमने देखना भी है दुनिया की तरफ, ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही हम आर्म चेयर पे बैठ के हम बस सोचते रहें और हम हायर फॉर्म्स को कॉन्टेम्पलेट करते रहें। हमने अपने इर्द गिर्द हमने निकलना है दुनिया के अंदर, हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हम बैठे बैठे हम ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते हम। ठीक है, तो ये उसने बड़ा स्टेप लिया और उसने खुद भी बड़ा काम किया। ये पहला टेक्सोनोमिस्ट था एरिस्टोटल जो है, इसने सबसे पहले जो टेक्सोनमी का जो पूरा फील्ड है, एनिमल्स को, प्लांट्स को क्लासीफाई करने की, किंगडम्स हो गए, क्लासेस हो गई, ग्रुप्स हो गए, इसी ने सबसे पहले इनको क्लासीफाई किया था कि हमने डिफरेंट एनिमल्स को, प्लांट्स को देखना है, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बनानी है, उनके डिफरेंसेस की लिस्ट बनानी है, उनकी बेसिस पे हमने उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उनको हमने इनकैप्सुलेट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत थी इसके अंदर। वो जाता था बाकायदा एनिमल्स को इकट्ठा करता था, उसका पूरा एक जू बना हुआ था उसके अकेडमी में, लाइसियम में, उसकी अकेडमी का नाम लाइसियम था, जहाँ पे उसने तरह तरह के जानवर और प्लांट्स रखे हुए थे, उन पर वो ऑब्जर्वेशंस करता रहता था। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला जो एलिमेंट है वो एरिस्टोटल से आया। दस एरिस्टोटल रिस्टोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन द माइंड्स ऑफ फ्यूचर, क्योंकि प्लेटो ने तो साइंस को उसने बहुत डेनिग्रेट कर दिया था, मेकिंग द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अ वर्दी एंडेवर, वेयरएज प्लेटो इन एस्टिमेट डेनिग्रेट साइंस एज सबऑर्डिनेट टू फिलोसफी और मेटाफिजिक्स। ठीक है, चेंज इन एवोल्यूशन। तो ये और एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी एरिस्टोटल से आता है कि चीज़ें ऐसे ऐसे चेंज होती हैं, वो भी एरिस्टोटल हमें देता है आइडिया। दो एरिस्टोटल रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम आहिस्ता से करके मॉडर्न साइंस के इंग्रेडिएंट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो प्लेटो का जो आइडिया था फॉर्म्स वाला, वो तो रिजेक्ट कर दिया एरिस्टोटल ने, लेकिन जो प्लेटो का आइडिया था कि डेली लाइफ में गॉड्स नहीं है लेकिन बिग बैंग के ओरिजिन के टाइम पे कोई ना कोई क्रिएटर है, एरिस्टोटल इसे मानता था। एरिस्टोटल कहता था कि खुद ब खुद दुनिया नहीं एग्जिस्ट कर सकती, कोई ना कोई एक पहला हमें फर्स्ट कॉज चाहिए, सो कहता था फर्स्ट कॉज, उसकी हमें ज़रूरत है जिससे हर चीज़ इन मोशन होगी। तो वो दो ही रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, ही स्टिल एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन मूवर ऑफ फर्स्ट कॉज दैट स्टार्टेड द यूनिवर्स। और लेकिन उसके बाद वही प्लेटो वाली बात कि वंस इट स्टार्टेड द यूनिवर्स रैन लाइक अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम विदाउट द नीड फॉर आउटसाइड इंटरवेंशन। तो इस लिहाज से प्लेटो के साथ था वो, लेकिन साइंस को उसने री एस्टेब्लिश कर दिया ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, ये उसकी कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह थी, ये एनिमल्स विद ब्लड, एनिमल विदाउट ब्लड, इस तरह करके अभी भी इसके हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमें पीस ऑफ द पजल चाहिए मॉडर्न साइंस तक पहुंचने के लिए वो मैथमेटिक्स चाहिए। सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन के साथ आप थ्योरीज़ नहीं बना सकते, क्वान्टिटेटिव थ्योरीज एटलीस्ट नहीं आप बना सकते। तो हमें मैथमेटिक्स की भी हमें शदीद ज़रूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ अल्फाज के साथ हम कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर सकते इतनी, एक फार्मूले के साथ, लेकिन अब बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की भी हमें ज़रूरत है। मैथमेटिक्स किन लोगों ने इंट्रोड्यूस की? सबसे पहले जो लोग थे वो तो पाइथागोरियंस थे, जिनका हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ये कोई साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस नहीं थे, ये कल्ट था, बेसिकली रिलीजियस कल्ट था ये।
तो इनको कोई ट्रूथ तक फॉर इट्स ओन सेक पहुंचने की इनको वो शौक़ नहीं था इन्हें। इनको लगता था कि हम एक डिवाइन रियलिटी तक हम पहुंच सकते हैं थ्रू मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। लेकिन अपने इस कोशिश में, चाहे उनकी जो है मतलब जो उनकी फ़िलासफ़ी थी वो गलत थी, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वेंट करके दे दी। उन्होंने हमें बहुत सारे थ्योरम्स डिस्कवर कर लिए जो कि बाद में यूक्लिड ने उनको कैप्चर कर लिया अपने एलिमेंट्स के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम उनमें से एक था। इनको लगता था कि जो तमाम की तमाम यूनिवर्स है वो इंटीजर्स के रेशियो से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंटीजर्स के जो रेशियोज होते हैं, रैशनल नंबर 2/3, 3/4, हारमोनीज एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में। तो उसको वो एज अ रिलीजियस बिलीफ बना लिया उन्होंने, और फिर उसमें से बड़े थ्योरम्स भी उन्होंने निकाले। ये पहले एक तरह से डिस्कवरर्स ऑफ मैथमेटिक्स थे। उससे पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी थी, चाइनीज सिविलाइजेशन भी थी। इन लोगों ने ना सिर्फ स्पेसिफिक एग्जांपल्स निकाली हुई थी पाइथागोरस थ्योरम की, कि 3, 4, 5 ट्राइंगल है आपका, और 11, 12, 13 ट्राइंगल है आपका। लेकिन उन्होंने उसको एज अ थ्योरम नहीं उन्होंने प्रूव किया था, कि एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे उन्होंने प्रूव नहीं किया था कि यार ये एक जनरल स्टेटमेंट है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रूफ वो इन लोगों ने दिया था। तो ये आगे सबसे पहले पाइथागोरियंस आ गए। ये क्योंकि कल्ट था, ये नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक के पीछे ये लोग नहीं थे, ये बस अपने कल्ट को प्रिजर्व करने के उसमें थे। तो जब एक इन्हीं के फॉलोअर ने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली जो कि इनके बिलीव्स के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने उसको शिप से जो है ना नीचे फेंकवा दिया उसे। क्या नाम था उसका? हिपेसस नाम था। ये भी पाइथागोरियन था ये बंदा भी। इसने बस कहा कि यार देखो, अगर हम एक राइट ट्रायंगल लें जिसकी साइड 1 हो, साइड 1 हो, लेकिन जो उसकी जो हाइपोटेन्यूस है वो तो ऐसा नंबर बनता है कि वो किसी रेशियो के साथ रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, तो फिर आपके रैशनल नंबर्स कहाँ गए? आप तो कह रहे थे रैशनल नंबर्स दुनिया की हर चीज़ एक्सप्लेन हो सकती है, तो फिर ये छोटी सी चीज़ क्यों नहीं एक्सप्लेन हो रही है? इसका तो कोई है ही नहीं। उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया उसे इस गुस्ताखी पे। ठीक है, तो उसके बाद प्लेटो आया। जिस तरह मैंने बताया, प्लेटो ने बहुत इंपॉर्टेंस दी मैथमेटिक्स को, क्योंकि उसको लगता था कि मैथमेटिक्स वो वाहिद और बड़ा इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे हम हायर वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि नंबर का कॉन्सेप्ट बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, शेप का कॉन्सेप्ट बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड जस्टिस है ना, तो ट्रूथ तक पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। तो इसने बहुत इंपॉर्टेंस दी मैथमेटिक्स को, प्लेटो ने, इस तरह करके। एरिस्टोटल ने कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं दी मैथमेटिक्स को। एरिस्टोटल बस जो था ना वो ऑब्जर्वेशन पे फोकस था वो बंदा। वो कहता था यार कि मैंने किसी एक एनिमल है, उसकी मैंने प्रॉपर्टीज़, उसकी मैंने खसूसियात देखनी है, तो मैं एनिमल को डायरेक्ट स्टडी करूँगा ना, मैं उसको फुट्टे के साथ नापने की तो कोशिश नहीं करूँगा। मैं देखूँगा कि उसको वो क्या चीज़ है, कि एक फ़िश को क्या चीज़ है जो उसको फ़िश बना रही है, उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो कि उसको उसी ख़ास क्वालिटी, वो क्वालिटीज़ पे फोकस था, क्वांटिटीज़ में उसे इंटरेस्ट नहीं था एरिस्टोटल को। ठीक है, जो पहला बंदा था जिसको कहा जाता है कि जिसने मैथमेटिक्स को रियल वर्ल्ड फिनोमेना पे अप्लाई करने शुरू किया, वो आर्काइटस था। ये एक इन्वेंटर था बेसिकली। तो एरिस्टोटल भी अपनी किताबों में इसको बड़ा मेंशन करता है। वो कहता है कि अगर आपका बच्चा है वो रो रहा है, तो आप ना आर्काइटस से ना ज़बरदस्त किस्म का खिलौना बनवा लें उसके लिए। वो ऐसे से आपको खिलौने बना के दे देगा, उड़ता हुए आपको परिंदे बना के दे देगा, कंट्रैप्शंस बना के दे देगा। और ये मैथमेटिक्स इस्तेमाल करता था अपनी इन्वेंशन में। लेकिन इसकी कोई भी राइटिंग अब सर्वाइव नहीं करती। जो पहला बंदा है जिसकी राइटिंग भी सर्वाइव करती है और जिसने मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय किया अपने काम में, वो आर्चिमीडीज़ है, जिसका हम सब ने सुना हुआ है। तो उसने बड़ी बड़ी इन्वेंशन बनाई, जिस तरह आर्चिमीडीज स्क्रू बनाया, द शिप शेकर बनाया, प्लेनेटेरियम बनाया। ये आर्चिमीडीज स्क्रू था, ये ऊपर से इसको यूँ करके घुमाते हैं तो नीचे से ऊपर पानी आ जाता है, पंप की तरह। ये आर्चिमीडीज़ ने मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके ये इन्वेंशन बनाई। ठीक है, फॉर इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये। मतलब ये अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रहा था ये बंदा। उसके अलावा इसने जो आर्चिमीडियन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ है, जिसका हमें पता है कि हम किसी चीज़ को पानी में या किसी भी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो उस पर कितनी बॉयंट फोर्स लगती है, तो वो आर्चिमीडीज़ ने डिस्कवर किया एक यूरिका मोमेंट में। ये उसका करना आगे, यूरिका मोमेंट था उसका। तो ये, लेकिन ये वैसे कोई वो असल स्टोरी नहीं है, ये एपोक्रिफल स्टोरी है। इसका हमें नहीं पता कि असल में हुआ था या नहीं। किसी ने बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद अपनी किताब में उसने हवाला दिया होता है कि आर्चिमीडीज़ ने किया था, लेकिन किसको पता है कि असल में हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन उसने डिस्कवर उसने कर लिया था ये प्रिंसिपल बड़ा ज़बरदस्त, जिसकी मदद से उसने बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसे एक बादशाह ने दिया था कि यार मेरा ये क्राउन है और मुझे लगता है कि इस क्राउन के अंदर प्योर गोल्ड नहीं है, ये और भी मेटल इसने शामिल किए हैं, मुझे कोई यार किस तरह बताओ कि यार इसकी, उसने कलर तो उसका गोल्डन ही था, ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे लोग भी कर लेते हैं कि फलों को भी स्प्रे कर देते हैं कि वो लगेंगे बड़े राइप हैं। लेकिन किस तरह बताएंगे, बाहर से तो नहीं पता चल रहा कि वो किसके अंदर और एलिमेंट्स शामिल हैं।
तो उसने ये वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल किया कि हमें गोल्ड की डेंसिटी तो पता है हमें, तो हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी किस तरह मालूम करते हैं, मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम मालूम करते हैं। मैस उसका पता है हमें, मैस हम स्केल के साथ मेजर करते हैं उसका। वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, वो इस तरह से मेजर करेंगे कि किसी भी चीज़ को आपने पानी के अंदर डाला तो वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका वॉल्यूम है। तो मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम उसकी डेंसिटी आ गई। अगर क्राउन की डेंसिटी गोल्ड की डेंसिटी के बराबर नहीं है, इसका मतलब है क्राउन मिक्स्ड है। तो उसने बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, सिर्फ बैठ के नहीं, मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके, उसने फॉर्मूले लगा के उसने किया। और भी उसने बड़ी चीज़ें की थी। उसने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक, जो कि उस ज़माने में बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस ज़माने में कोई कैलकुलस वगैरह नहीं थी। उसने सिर्फ ज्योमेट्री, अभी ये बोर्ड नहीं है वरना बता देता, बस सर्कल होता है, उसका सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर पाए होता है ना। तो उसने क्या किया, उसने सरकमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन्स लिए और इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन्स लिए। इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन्स होते हैं कि सर्कल है, उसके अंदर आपने कोई पॉलीगॉन बना लिए, पेंटागॉन, हेक्सागॉन बना लिए। एक होता है सरकमस्क्राइब्ड, कि वही आपने पॉलीगॉन उसके बाहर बना लिए जो उसके एजेस को टच कर रहा है। और फिर उन दोनों की इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड की एजेस का नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया उसने, और वो आहिस्ता आहिस्ता सर्कल के करीब आते जाते हैं वो, जब उनके साइड्स बढ़ाते हैं। और फिर उनकी जो वो है सरकमफ्रेंस है वो हम मालूम कर सकते हैं, और उनके वो रेडियस से मालूम कर सकते हैं। उससे पाई की वैल्यू कंस्ट्रेन हो जाती है लोअर और अपर बाउंड के दरमियान। तो उस जितनी उससे कैलकुलेशन हो सकती थी, मेरे ख्याल से 12 साइड्स तक गया था, 20 साइड्स तक गया था वो, उससे ज़्यादा उससे नहीं हो रही थी कैलकुलेशंस। बहुत मुश्किल था, क्योंकि रोमन न्यूमरल सिस्टम वो इस्तेमाल करते थे, अरेबिक न्यूमरल सिस्टम तो था नहीं, एक्स वी फलाना एम, वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। अपने ज़माने के हिसाब से बंदा सुपर कंप्यूटर था, जितनी कैलकुलेशन से कर लेता था। उस ज़माने में हम जैसे भी जाएँ तो हमसे एक भी ना कैलकुलेट हो डेसिमल प्लेस। तो उसने 4-5 कर ली, और इतनी ज़्यादा साइड्स लेके उसने कर ली कि उसने पाई की वैल्यू 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक डिटरमिन कर ली। उसके बाद फिर उसको और साइड्स की ज़रूरत थी, गेव अप आफ्टर दैट। लेकिन उसने एक्सप्लिसिटली मैथमेटिक्स इस्तेमाल की रियल वर्ल्ड की किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। और एक और बड़े मज़े का उसने काम किया, ये एंड में उसने किताब लिखी थी, द सैंड रेकनर उसने किताब लिखी थी। उसके अंदर उसने बड़े मज़े की कैलकुलेशन की कि पूरी यूनिवर्स को फिल करने के लिए हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ सैंड डू वी रिक्वायर। तो ग्रेन्स ऑफ सैंड का नंबर पता है हमें। उस ज़माने में उनको यूनिवर्स की एक्सटेंट का तो नहीं पता था, लेकिन अपने से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया बहुत बड़ी यूनिवर्स। लेकिन हमारे हिसाब से 2 लाइट ईयर्स तक वो पहुँचे थे सिर्फ। उनको लगता था कि 2 लाइट ईयर्स तक है। पता नहीं कितने ट्रिलियन किलोमीटर्स कितने बनते हैं ये, 20 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो उसको फिर उसने डिवाइड किया उसके वॉल्यूम से। तो ये सारी मैथमेटिक्स है, एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम, फिजिक्स का प्रॉब्लम उसने मैथमेटिक्स के थ्रू उसने किया। तो इसके बाद जो है ना मैथमेटिक्स फैशनेबल हो गई इसके बाद। तो मैथमेटिक्स लोग फिर इस्तेमाल करने लगे, यार मैथमेटिक्स के बगैर गुजारा नहीं है, हम ये बड़े बड़े काम नहीं कर सकते विदाउट मैथमेटिक्स। तो एक नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन की तरफ आए हम, रिडक्शनिज्म की तरफ आए कि ना कॉम्प्लेक्स एंड टर्म्स सिंपल की तरफ आए हम। और ये है कि ऑब्जर्वेशन हमने करनी है, चीज़ों को हमने एक्चुअली जाके देखना है, फिर ऑब्जर्व करने के बाद मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटीरियलिज्म का, जो कि बहुत बड़ा एक वो है, पिलर है मॉडर्न साइंस का, मटीरियलिज्म। ये एटमिस्ट ने दिया हमें, जो सारे डेमोक्रिटस थे, एपिक्यूरियस था, लुक्रीशियस था, ये सारे जो एटमिस्ट थे, ये कोई साइंस वाइंस नहीं कर रहे थे। दे वर नो बेटर देन थेलीज एंड एनेक्सीमेंडर एंड एनेक्सीमिनी, जो कह रहे थे कि हर चीज़ पानी की बनी है, हर चीज़ आग की बनी है। इनका बस एक और तुक्का था इनका कि यार हर चीज़ एटम्स की बनी है। इनको ये भी नहीं पता था एटम खुद क्या है, बस ये कहते थे इंडिविजिबल पार्ट है जिससे छोटा और कुछ भी नहीं है। ये बस कह रहे थे सिर्फ एटम्स हैं और एक वॉइड है जिसके थ्रू एटम्स ट्रैवल करते हैं, फिर एटम्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कभी कभार वो जुड़ जाते हैं तो वो कोई चीज़ बना देते हैं, फिर उसके बाद फिर बिखर जाते हैं, फिर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ऐसा कोई बिगिनिंग नहीं था यूनिवर्स का, हमेशा से वॉइड थी और हमेशा से एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, वो उनकी रैंडम टकरें हो रही हैं, उससे कभी चीज़ें बन रही हैं, कभी चीज़ें बिखर रही हैं। उनका ये सिंपल आइडिया था, लेकिन उन्होंने कोई इसकी ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग नहीं की उन्होंने कि हम कह सकें कि यार ये बहुत ही कोई पहुँचे हुए लोग थे। उनका बस एक आइडिया था ये। तो लेकिन ये आजकल की साइंस के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है ये वाला आइडिया। आजकल भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू आप यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिग बैंग हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा सा वॉल्यूम है, उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो जिस तरह गैस को आप ले लें डब्बे में, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ऐसा लाजमी होगा कि वो सारे के सारे एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे रैंडम मोशन से। ये होगा, ये प्रूवन है, ये तो पता है, हमें मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं, फिर वो वापस बिखर जाएंगे, तो वो बिग बैंग है। तो बोल्ट्जमैन जैसे लोग का यही आइडिया था यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। कोई भी नहीं है चाहता था कि ना यूनिवर्स से कोई ओरिजिन हो, क्योंकि फिर क्रिएटर की बात आ जाती है। तो इस तरह के आइडियाज़ लोग करते हैं क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसे। हाँ, माइक देना।
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पार्टिकल्स के तो बता देती है कि रैंडम मोशन की वजह से वो एक दूसरे के करीब आते हैं, देयर कम्स अ टाइम एक प्रोबेबिलिटी हो कि वो एक दूसरे के करीब आएँ और एकदम से फिर दोबारा से फैलना शुरू हो जाए। लेकिन इन द बिग बैंग देयर इज़ आल्सो एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम एज वेल। तो वो इसके थ्रू किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू? हाँ उसमें स्टैटिक स्पेस टाइम चाहिए होगी उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम तो एक्सपेंशन ही व्यू कर रहे हैं, वॉट इफ देर इज अ कंट्रैक्शन एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेंशन समवेयर इन द टाइम लाइन, जो कि ऑब्वियसली अभी तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते और हो सकता है हम वी वोंट इवन एग्जिस्ट बाय दैट टाइम। तो ये ऐसी है जैसे एक रबर बैंड है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इलास्टिसिटी है वो एक लिमिट पे पहुंचती है और उसके बाद वो वापस स्नैप करता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हाँ इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो कुछ चीज़ें जो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते अभी। वो स्पेस टाइम वाली बात अच्छी है ना, क्योंकि अगर स्टैटिक स्पेस टाइम होता, हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये वाला थॉट एक्सपेरिमेंट में कि ना स्पेस टाइम पहले से फैली हुई है, उसके अंदर है एटम्स, लेकिन स्पेस टाइम भी साथ साथ एक्सपैंड हो रही है। तो बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें सारी स्पेस टाइम भी एक ही जगह पे है। वो ये नहीं है कि पहले से और उसके अंदर सिर्फ एटम्स हैं जो एक जगह पे हैं। तो फिर उससे फिर ये है कि हम अनअवॉइडेबल हो जाते हैं। बिग बैंग के आगे मैं बात करूंगा, बिग बैंग की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी मॉडर्न साइंस का, तो उससे मैं बताऊंगा कि यार इसमें ना इसमें वाकई हमें एक सिंगुलैरिटी तक पहुंचना हमारे लिए इनएविटेबल है। लेकिन ये हो सकता है कि उस टाइम पे, क्योंकि जो सिंगुलैरिटी के करीब जो लॉज है ना क्वांटम ग्रेविटी के, वो हमें पता ही नहीं है अभी तक। हमें जब लॉज ही नहीं पता तो हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या हुआ। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें एक तो एक्सटर्नल लिमिट नहीं पता ऑफ दैट एक्सपेंशन और एक हम इंटरनल लिमिट है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये दो वो लिमिट्स हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं है। सो दैट पोजेस द बिगेस्ट चैलेंज टू कम टू कंक्लूजन अबाउट हाउ यू नो नहीं ऑब्जर्वेबल है किसी हद तक, हमें फार फ्यूचर का एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी तरीके हैं उसको देखने के कि मतलब अभी जो हमारी बेस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके तहत हमें नज़र आता है कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वो एक पॉजिटिव डार्क एनर्जी है। तो इसकी वजह से हमेशा एक्सपेंशन होती रहेगी, एक्सेलरेटेड होती रहेगी और यूनिवर्स की एक वो होगा, क्या कहते हैं उसे, बिग चिल की तरफ जाएगी यूनिवर्स, बिग चिल की तरफ जाएगी, एक्सपैंड होती रहेगी, कोल्ड और डार्क यूनिवर्स की तरफ जाएगी। लेकिन एक और चीज़ भी है कि कुछ साइंटिस्ट हैं, इस तरह पॉल स्टाइनहार्ट है, प्रिंसटन का फिजिसिस्ट है, उसका आइडिया है कि ना यूनिवर्स के अंदर क्विंटेसेंस हो सकती है। क्विंटेसेंस एक और एक फील्ड है, एक तरह की क्वांटम फील्ड है। तो वो अगर डिके हो जाती है तो उसके बाद जो है ना डार्क एनर्जी पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है डार्क एनर्जी, उसके फेज ट्रांजिशन हो सकता है। अभी वो हाँ उसी की तरह है वो। तो वो अगर डार्क एनर्जी की फेज ट्रांजिशन हो गई ना तो फिर यूनिवर्स वापस कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और इसको देखने के तरीके भी हैं। अभी हम इस तरह के सर्वेज हो रहे हैं, डार्क एनर्जी सर्वेज हो रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वाकई कोई क्विंटेसेंस का एलिमेंट है इसके अंदर जिससे एक्सेलरेशन रुक सकती है। हाँ तो वो भी है जैसे अब हमारे पास, जैसे मैंने रबर बैंड की एग्जांपल दी, जैसे एनालॉजी, क्योंकि वो एक बाउंड चीज़ है। स्पेस इज़ ऑब्वियसली यू नो बिल्कुल ही डिफरेंट एक प्रॉपर्टी है उसकी। तो हम उसको बहुत ज़्यादा अल्टीमेट एनालॉजी नहीं बना सकते रबर बैंड वाली चीज़ को भी। नहीं रबर बैंड की एनालॉजी नहीं बनती यहाँ पे, रबर बैंड की नहीं बनती। तो रबर बैंड में ये है कि वो मुसलसल उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है जो बढ़ती जा रही है। अभी हमारी करंट यूनिवर्स डार्क एनर्जी वाली ऐसी है ही नहीं। वो एक ऐसी एनालॉजी है कि बॉल रोलिंग डाउन अ हिल वाली एग्जाम्पल है उसकी, कि ऊपर से बस गिर गई है हमारी यूनिवर्स और वो स्पीड से जाती जा रही है, एक्सेलरेट होती जा रही है। तो भी हमारी यूनिवर्स इस तरह से है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे जाके कोई एक स्टीप हो जाए, वापस स्टीप हो जाए, फिर हमारी यूनिवर्स स्लो होने लग जाए, फिर वापस बिग बैंग तक पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और मैं एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये भी थी कि ये एटम्स वाली बात जो कॉन्सेप्ट दिया कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, मैं वैसे सोचा था कि एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ थिंकर, फिलोसोफर, इससे पहले जितने भी लोग आए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार बाल गिरा है, नाखून टूटा है, कुछ है, आप कोई किसी और ऑब्जेक्ट को लेते हो, चलो ये तो लिविंग थिंग्स की वो हो गई, कि आप किसी चीज़ को पत्थर मार मार के छोटा छोटा करते जाते हो। तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि यार एक पॉइंट आएगा कि जिसके बाद वो नहीं होगा। तो वो उस टाइम पे भी वो कॉन्सेप्ट मतलब कहीं पे कोई कंक्लूड कर सकता था कि यार देयर मस्ट बी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। क्या पता किया हुई हो लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड्स से लॉस्ट हो गई हैं इतनी ज़्यादा। एरिस्टोटल की हमारे पास सारी राइटिंग्स नहीं है, प्लेटो की ज़्यादातर राइटिंग्स हमारे पास नहीं है, थेलियस की भी कोई राइटिंग्स नहीं है। बस बाद में सैकड़ों सालों बाद किसी ने उनका मेंशन कर दी एक पैराग्राफ में, यार ये एक बंदा था, उसका ये आइडिया था, हमें वहाँ से इनका पता है हमें। और वो पहले इसी तरह के बंदों को उठा के किश्ती से बाहर भी फेंक देते थे, वो जब कहीं पहुंच जाता कहीं बाहर जाके, बड़ी तो एटम्स की बात कर रहे हैं खामा में यार, तो हमारे हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है इधर, तुम हमें और नए नए आइडियाज़ ला रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो वो एटम्स का जो आइडिया था, शुक्र है ये आ गया। तो इससे जो है ना मटीरियलिज्म का आइडिया आ गया लोगों के जहनों में कि हर चीज़ मटीरियली एक्सप्लेन हो सकती है। तो ये जो एटमिस्ट थे ना, तो ऐसे से करके हम प्रोग्रेशन देख रहे हैं ना,
तो देख रहे थे हम कि शुरू में डेली लाइफ में गॉड्स की इंटरफेरेंस नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो गई, प्लेटो ने ख़त्म कर दी वो चीज़, एरिस्टोटल ने भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो फिर भी ये चीज़ मानते थे कि यार शुरू में कोई ना कोई एक फर्स्ट मूवर होना चाहिए जिसने हर चीज़ को शुरू किया। लेकिन जो एटमिस्ट थे ना, इन्होंने इस चीज़ को भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि शुरू में भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, बस सिर्फ एटम्स और वॉइड थे, इनको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनसे सिंपल कोई चीज़ होती ही नहीं है। एटम सबसे सिंपल है, इंडिविजिबल है, उनसे सिंपल कुछ है ही नहीं, और वॉइड से सिंपल क्या हो सकता है। तो बस उन्हीं की मोशन और इंटरेक्शन से हर चीज़ एक्सप्लेन हो सकती है, हर चीज़ कंबाइन होकर बन सकती है, बिखर सकती है। तो हमें और इतनी मुश्किल चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है। तो ये जो थे इन्होंने प्योर मटीरियलिज्म ले आए ये, ठीक है। द एटम इज स्टार्टिंग विद डेमोक्रिटस थ्रू एपिक्यूरस एंड कंसीडर द यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजिबल यूनिट्स वॉन्डरिंग एमलेसली थ्रू द वर्ल्ड। Things came into being when a certain group of atoms, their endless wandering, occasionally come close enough together, ठीक है। तो कहते हैं nothing is eternal or permanent, there is no plan or purpose to the universe, जो आजकल की बातें हैं उनकी साइंटिस्ट की, everything is a result of chance। ये इतनी ज़्यादा करीब है ना आजकल की फ़िलासफ़ी से, बहुत ज़्यादा। इवन द गॉड्स एंड द सोल, ये सोल पे बिलीव करते थे लोग, कहते हैं लेकिन सोल खुद भी पार्टिकल्स की बनी हुई है, वो फाइन पार्टिकल्स हैं, वो लाइट से हैं। तो जब बंदा मरता है तो सोल के पार्टिकल्स ही बिखर जाते हैं, तो ये नहीं कि वो कहीं और चली जाएगी, सोल भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इनके इतना मटीरियलिस्टिक इनका आइडिया था, हर चीज़ मटीरियल्स की बनी हुई है, कोई सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस नहीं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इवन द गॉड्स एंड द सोल अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो डेमोक्रिटस जो था ना, ये कहता था कि हैं ज़्यूस वगैरह, पोसाइडन, वो खुद भी एटम्स के बने हुए वो कहते थे ये ज़्यूस पोसाइडन भी एटम्स के बने हुए, ये भी एटम से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, एटम्स के मोशन को रोक नहीं सकते, इन्होंने भी बिखर जाना, ठीक है। इतने रेडिकल थे लोग। लुक्रीशियस वो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ दिस पॉइंट। लुक्रीशियस जो था ना, ये उस ज़माने का रिचर्ड डॉकिंस था। ये लुक्रीशियस ये कहता था कि कोई सुपर नेचुरल बात ना करो मेरे सामने, क्या तो मेरा दिमाग खा रहे हो, हर चीज़ एटम और वॉइड से एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ मटीरियली। हाँ, कहते ये सारी हवाई बातें हैं जो तुम लोग कर रहे हो, ये रिचर्ड डॉकिंस ठीक है। एंड वाज वेहेमेंटली अगेंस्ट एनी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन, बड़ा तंग करता था लोगों को ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ही रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल डिवाइन फोर्सेस ऑलटुगेदर, इवन एरिस्टोटल्स फर्स्ट कॉज, because according to the atoms and the world have existed forever and will continue to exist through the vast reaches of time, ठीक है। और अपनी इसकी जो मेन किताब है, ये बड़े मज़े की किताब है, पढ़नी चाहिए सबको, ये पोएम की फॉर्म में है और इसने अपनी सारी फिलॉसफी इसमें समझाई हुई, और इसमें एथिकल कोड भी इसने दिया हुआ है अपना। और स्टोइक्स जो है ना, स्टोइक्स जो नहीं कहते रहते कि किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने अंदर सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, वो इसी से आता है बेसिकली आइडिया सारा, क्योंकि हर चीज़ एटम्स और वॉइड से कंट्रोल्ड है, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। एटम्स तो अपनी रैंडम मोशंस के तहत आपको बना दिया, आपको बिखेर दिया, तो आपको इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, आपके कंट्रोल में एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं है, आप जो आपके फेट में लिखा हुआ है आप उसे एक्सेप्ट करें। तो ये वहीं से आता है आइडिया। लुक्रीशियस है, द रीज़न वाई ऑल मॉर्टल्स आर सो ग्रिप्ड बाई फियर is that they see all sorts of things happening on the earth and in the sky with no discernible cause, and these they attribute to the will of a god. Accordingly, when we have seen that nothing can be created out of nothing, we shall then have a clearer picture of the path ahead, the problem of how things are created on occasion without the aid of gods. तो उसने कहा कि कोई भी चीज़ nothing can come out of nothing, तो बिगिनिंग कैसे हो सकती है, बिग बैंग कैसे हो सकता है, बिग बैंग के सख्त खिलाफ होता है लुक्रीशियस। कहता है कि इतनी बड़ी चीज़ बिग बैंग, उससे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें आ गई, नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग। अगर पहले नथिंग था तो उसके बाद भी नथिंग ही होगा, नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता। तो अगर समथिंग है तो उसका मतलब है समथिंग हैज़ ऑलवेज बिन। ये ज़्यादा सेंस बनती है इस आइडिया की कि हम अगर कुछ है तो वो हमेशा से है। वो बहुत ही मुश्किल बात है ये सोचना कि पहले कुछ नहीं था और फिर सब कुछ आ गया। तो लुक्रीशियस ऐसी बातें करता था, ठीक है। दो दिस अप्रोच इज़ वेरी सिमिलर इन स्पिरिट टू मॉडर्न, इट इज स्टिल फार फ्रॉम एक्चुअल साइंस। क्यों? क्योंकि इन्हें एटम्स को स्टडी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि यार एटम्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये किस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इनके लिए बस एक फ़िलासफ़ी थी, इनको वो थोड़ी अच्छी लगती थी, इनको एक वो ज़्यादा हारमोनियस लगती थी, इनको ज़्यादा सेंसिबल लगती थी। उन्होंने कहा हर चीज़ एटम और वॉइड की बनी हुई है। लेकिन ये साइंटिस्ट उस तरह से नहीं थे कि जाके उनकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, फिर उनसे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये नहीं थे, ठीक है। बट स्टिल द एलिवेशन ऑफ मटीरियलिज्म टू अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन बाय द एटमिस्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। मटीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को ये ले आया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ये नेक्स्ट स्टेप था साइंस की तरफ, लेकिन कंप्लीट नहीं था, ठीक है। ये डेमोक्रिटस था, सही है। अब मैंने काफ़ी सारे वो बता दिए आपको, इंग्रेडिएंट्स बता दिए ना कि किस तरह हम साइंस की तरफ जा रहे हैं, कि सिंपल एक्सप्लेनेशंस, नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस
ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट फिलोसोफाइजिंग। मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत है हमें, ठीक है, और मटीरियलिज्म कि हर चीज़ मटीरियली एक्सप्लेन हो सकती है, वरना फिर साइंस का कोई फ़ायदा ही नहीं है करने का। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें हैं जो मटीरियल रेल्म से बाहर हैं, साइंस का ये मेन अजम्पशन है कि हर चीज़ मटीरियल है, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो काफ़ी अच्छी काम कर रही है। अच्छा, ये एक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस को समझने के लिए, वो ये थ्योरी चॉइस। तो हमें पता है जियोसेंट्रिज्म था पहले, फिर हीलियोसेंट्रिज्म आया, तो इसकी अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें ना तो हमें बड़े मज़े का एक हमें एग्जांपल मिलती है कि ना हम किस तरह थ्योरीज़ के दरमियान हम चूज़ करें। तो हमें पता है कि जो शुरू के लोग थे, ग्रीक्स वगैरह थे, वो जियोसेंट्रिज्म में बिलीव करते थे, उन्हें ये चीज़ प्लॉजिबल लगती थी। वो क्यों अज्यूम करें कि अर्थ मूव कर रही है, हम खुद अर्थ पे हैं, हमें फील नहीं हो रहा कि हम मूव कर रहे हैं, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द मूव कर रही है, तो उन्हें अज्यूम कर लिया कि अर्थ सेंटर में है, हर चीज़ उसके इर्द गिर्द मूव कर रही है। फिर एरिस्टोटल ने अपनी फ़िज़िक्स जो है उसकी फ़िज़िक्स की किताब है, उसमें भी उसने अपना जो फिज़िकल यूनिवर्स का आइडिया है वो उसने इसी बेसिस पे दिया कि ना एक हैवी मैटर होता है और एक लाइट मैटर होता है। अर्थ जो है वो हैवी मैटर की बनी हुई है, तो वो सारी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स की तरफ कोलैप्स हो गई है, और जो हेवन्स हैं, स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, वो लाइट मैटर के बने हुए हैं, इसीलिए वो तेज़ी से घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है। तो हर चीज़ जो है ना उनको एक सिस्टम के अंदर उन्होंने कंटेन कर दिया, उनके लिए बड़ी अच्छी थ्योरी थी। तो ये जो डेवलपमेंट एवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, मटीरियलिज्म। तो ये देखें, जिस तरह मैंने बताया ना कि इवन दो यू हैव अडॉप्टेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, ये सब लोग यही कर रहे थे, जियोसेंट्रिज्म वाले, इनके पास ऑब्जर्वेशन भी ये कर रहे थे, मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल कर रहे थे और मटीरियलिज्म पे भी ये थे, ये कोई सुपर नेचुरल बात नहीं कर रहे थे। फिर भी लेकिन वी कैन स्टिल बी लेड अस्ट्रे, ठीक है। तो ये जो है ना पुराने ज़माने के एस्ट्रोनॉमर्स, उनकी मदद से उन्होंने एक मॉडल बनाया, इसका आगे करना, ये इस तरह करके एपिसाइकल्स का, कि ये अर्थ है और ये जो एक सर्कल है जिस पे प्लैनेट मूव करता है, ये इसको डेफरेंट कहते हैं। लेकिन जो अर्थ है ना वो डेफरेंट के सेंटर में नहीं है, डेफरेंट का अपना सेंटर है, वो यहाँ पे है, और इक्वेंट एक अलग पॉइंट है, ये टॉलेमी ने इंट्रोड्यूस किया था। इक्वेंट ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट से जब आप देखेंगे प्लैनेट को मूव करते हुए ना, तो उसकी वेलोसिटी आपको, स्पीड हर जगह सेम मिलेगी आपको, ये ख़ास पॉइंट है कैलकुलेशन के लिए। तो उन्होंने ना इस तरह की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी उन्हें इंट्रोड्यूस कर दी। क्यों इंट्रोड्यूस की? क्योंकि वो काम बड़ा अच्छा करती हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने एक मॉडल सा बना लिया, था तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उससे प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी हो रही थी। ऐसा नहीं कि जियोसेंट्रिज्म फजूल थ्योरी थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी जियोसेंट्रिज्म, इसीलिए वो हमेशा से एक्सेप्टेड रही है हज़ारों सालों से। बड़े बाद में जाके कोपर्निकस के बाद भी हमें 100-200 साल लगे हीलियोसेंट्रिज्म पे आने पे, क्योंकि जियोसेंट्रिज्म की सेंस भी बनती है कि हम सेंटर में हैं, क्योंकि हाँ, सेंस से ज़्यादा एक ये भी चीज़ थी कि उस वक्त, क्योंकि ये जो उस वक्त के रिलीजियस लोग थे, उन्हें अपने रिलीजन को बचाने के लिए भी जियोसेंट्रिज्म की काफ़ी ज़रूरत होती थी। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना मिथोलॉजी से भी लिंक्ड थी, रिलीजन से भी लिंक्ड थी, कॉमन सेंस से भी एक्सप्लेनेबल थी, और एक्सपेरिमेंटली भी इनसे बड़ी अच्छी हमें प्रेडिक्शंस मिलती थी। तो कोई रीज़न नहीं था इसको रिजेक्ट करने का, जियोसेंट्रिज्म को, ठीक है। So the model gave very accurate predictions for the motion of the planet. So there was no reason to dispute them, even though the astronomers did not believe in this model literally. उस ज़माने के लोग लिटरली इसे बिलीव नहीं करते थे कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड मोशन होगा। मतलब ये आप इमेजिन करें कि आप ना, जिस तरह कोई एक स्क्रीन है, उस पर ना डिफरेंट चीज़ें हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में, आपको नहीं पता कि वो असल में क्या है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बड़ी अच्छी तरह से रिलेट होती है चीज़। बस हमें कुछ चीज़ें हैं, फिनोमेना हैं जो हम देख रहे हैं, और हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके मैथमेटिकली उनके मॉडल्स बना रहे हैं जो कि उनको बड़ी अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि यार ये मॉडल है, ये हम इस्तेमाल करेंगे, इससे बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन हो रही है इससे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लिटरली बिलीव कर रहे हैं कि यही चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑन्टोलॉजिकली जिसे कहते हैं, ठीक है। इनका भी ना इसी तरह का आइडिया था। ये लिटरली ये नहीं बिलीव करते थे कि एपिसाइकल हो रहा है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है ना प्लैनेट्स, क्योंकि आगे पीछे जाते हैं प्लैनेट्स, सीधे सीधे नहीं मूव करते, इसीलिए उन्हें वॉन्डरिंग स्टार्स का नाम दिया। एस्टेरिस प्लैनेटई ग्रीक में कहते हैं, एस्टेरिस स्टार है और प्लैनेटई का मतलब वॉन्डरिंग, ये एडजेक्टिव है, उससे प्लैनेट का नाम आया। तो ये वॉन्डरिंग स्टार्स हैं, आगे पीछे भी कभी कभार ये ऑसिलेट भी करते हैं, क्या वजह है? लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि वो, उनको लग रहा है कि वो जब जाएंगे जुपिटर के पास तो जुपिटर एकदम से पीछे मूव करने लग जाएगा, ऐसा उनका नहीं था, इतने भी वो स्टूपिड नहीं थे। लेकिन उनके पास एक बड़ा अच्छा मैथमेटिकल मॉडल आ गया जिसकी मदद से वो प्रिडिक्शंस कर सकते थे बड़ी अच्छी, कि अगर आप मुझे ये दे दें सारा कुछ, डिफरेंट दे दें, इक्वेंट पॉइंट दे, एपिसाइकल दे दें, मैं आपके लिए प्रेडिक्ट करके दे दूंगा कहाँ होगा 2 दिन बाद या साल बाद,
तो ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ एक अच्छी मिल रही है तो वाई डू यू नीड टू गो टू अदर थ्योरीज। क्वांटम मैकेनिक्स का भी यही हाल है आजकल, हमें कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली फंडामेंटल लेवल पे क्या हो रहा है, वाकई इनडिटर्मिनिस्टिक है या फिर वाकई कोई डिटर्मिनिज्म है उसके अंदर या नहीं। लेकिन फार्मूलाज बड़े अच्छे काम करते हैं, आप उसे सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, आप उसे तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम उसे रिजेक्ट करें। तो नहीं we know the model how it is working, but what is gravity? यार नहीं, ग्रेविटी का हमें पता है, उसका तो हमें बड़ा अच्छा आइडिया कि ग्रेविटी क्या है, स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी आती है, हमें उसके एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पता है। अब आप क्या पूछ रहे हैं कि स्पेस टाइम क्यों कर्व होता है जब मैथ आता है, वो तो आप आगे किसी भी पॉइंट पे आप जा सकते हैं ना। नेक्स्ट वाई क्वेश्चन तो आप किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकते हैं, वो तो मतलब आप न्यूटन के लिए भी पूछ सकते हैं कि क्यों F = ma हो रहा है, क्यों फोर्स जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन के से प्रोपोर्शनल है। तो मतलब वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन बस मेरी ये बात है कि जिस लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन पे आप अभी हैं ना, उसमें हर चीज़ वेल डिफाइंड हो, आपको पता हो कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ग्रेविटी में यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आपके पास स्पेस टाइम है, मैस है, उसका टेंसर है जिसकी वजह से उसका खास कर्वेचर होता है, उसमें जियोडेसिक्स बनते हैं, उस पर वो ट्रैवल करते हैं, हर चीज़ पर हमें पता है, लेकिन उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पता, कि बस हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है। Still graviton अभी तक QFT भी अभी हैं। नहीं, क्यों, वो तो आगे की बात है ना, वो तो ये है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को ग्रेविटी के साथ जोड़ लें, वो अलग बात है, लेकिन ग्रेविटी इटसेल्फ ऑन इट्स ओन कंप्लीटली वेल डिफाइंड, कोई कंफ्यूजन नहीं है ग्रेविटी में। ग्रेविटी कैसे काम करती है हमें ये पता है, वी कैन सी, बट व्हाट इज ग्रेविटी अभी भी ग्रेविटी यही है ना, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है, और आगे हमने कहाँ जाना है इससे। तो स्पेस टाइम के कर्वेचर से हम इक्वेशन डिफाइन करके उसकी मोशन को कह रहे हैं, हाँ। बट वर्ड इटसेल्फ इज यही है ग्रेविटी, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है ग्रेविटी, व्हाट एल्स इज ग्रेविटी। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्यों कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम से हमें ये चीज़ मिलती है, क्यों ये इक्वेशंस काम करती हैं, वो फिर अगला स्टेप है। उसके लिए फिर शायद कोई और बड़ी थ्योरी हो जो कि उसे भी एक्सप्लेन करे, लेकिन ये तो नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है ना। ऑब्वियसली इस तरह तो हम किसी थ्योरी को हम वो नहीं कह सकते कि यार क्योंकि आप हमें हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन करके दे रहे, आप अपने आप को भी एक्सप्लेन करें। थ्योरी अपने आप को कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, दी अनएंडिंग हाँ, मतलब थ्योरी अपने आप को सेल्फ रेफरेंस तो नहीं दे सकती। थ्योरी सिर्फ बता सकती है कि बस मैं हूँ, मेरे से ये चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन मेरे बारे में ना पूछो, मैं एक एक्सियम हूँ। अच्छा, और अभी जैसे जियोसेंट्रिज्म की बात हो रही थी, वो भी देखा जाए तो उस जमाने में इट वाज परफेक्टली वैलिड, बिकॉज उस वक्त ऑब्जर्वेशनली एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेबल, हर चीज बहुत सेंस बनती है, एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेबल, पैटर्न्स थे। बिल्कुल सो देयर वाज नो पॉइंट उसको रिफ्यूट करने कोई पॉइंट नहीं था। यही मैंने इससे बात की हुई है कि जियोसेंट्रिज्म हमें अजीब बात लगती है, हम क्योंकि इतने मॉडर्न एज में हम पैदा हुए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटिविटी के एज में, कि हमें ये लोग स्टूपिड लग रहे होते हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा स्मार्ट लोग थे ये, जो कि इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस। हीलियोसेंट्रिज्म तो इंतहाई सिंपल मॉडल है, उसके अंदर क्या मुश्किल है, केपलर्स लॉज लगा के टाइम पीरियड निकालना। इमेजिन करें हम इनके ज़माने में होते, हमें ये चीज़ें करनी पड़ती, ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस हैं ये डिफरेंट निकालना, सेंटर इक्वेंट निकालना, अर्थ की पोजीशन, एपीसाइकिल, फिर और एपीसाइकिल डालो, फिर ये करो वो करो। तो ये बड़े स्मार्ट लोग थे, लेकिन बस ना ये होता है कि आपको एक ट्रिगर चाहिए होता है, आपको एक कभी ना आपको एक वो ज़रूरी नहीं है कि इस वजह से हो कि आप यू आर टू डम, मतलब आपका कल्चर उस टाइम कोई आइडियाज़ राइप ना हो, या फिर ये कि इतनी एविडेंस एक्यूमुलेट ना हुई हो इन फेवर ऑफ द अदर आइडिया, तो इस वजह से चीज़ें रहती हैं। अच्छा, इसी नॉलेज प्रोग्रेशन में सबसे फैसिनेटिंग, आई डोंट नो, एटलीस्ट टू मी, आइंस्टाइन का ये सोचना अबाउट स्पेस टाइम कर्वेचर, इट इज अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली किस तरह पहुंच गया वो यार। अभी तो मतलब वो लोग कहते हैं कि अगर आइंस्टाइन ना बना, एसआर तो बन जाती, स्पेशल रिलेटिविटी, वो तो बनने ही वाली थी, उसके बगैर भी बन जाती, 1-2 साल बाद में। जीआर का ये कि वो शायद 21st सेंचुरी तक भी नहीं बनना था उसने, और वो स्ट्रिंग थ्योरी की एक डायरेक्ट प्रिडिक्शन भी है, जनरल रिलेटिविटी। स्ट्रिंग थ्योरी आ गई पहले, तो वो लोग स्ट्रिंग थ्योरिस्ट कहते हैं कि अगर आइंस्टाइन ना होता ना, तो शायद हम लोग डिस्कवर कर रहे होते जनरल रिलेटिविटी। इतनी बड़ी बात है, 100 साल पहले उसने सिर्फ आउट ऑफ इट प्योर क्रिएशन उसने इतनी बड़ी एक बात कर दी, और वो भी सिर्फ डिफरेंट प्रिंसिपल्स को आपस में हार्मोनाइज करने के लिए, कि मतलब ये जो न्यूटन की ग्रेविटी है वो उसकी स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कंफॉर्म नहीं करती, क्योंकि न्यूटन की ग्रेविटी में इंस्टेंटेनियस एक्शन। उसने कहा यार नहीं यार, मुझे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करी, मैंने इसको हल करने 10 साल लग गए उसे। लेकिन उसके जहन में जब कोई चीज़ आ जाती थी, उसको वो कहता था थ्योरेटिकल एसिमेट्रीज, कहता था आइंस्टाइन उसे, कि थ्योरेटिकल एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए कि दो थ्योरीज डिफरेंट बातें कर रही हूँ, हर चीज़ को हारमोनियस होना चाहिए।
तो उसने SR भी इसी तरह बनाई, मैं आगे बताऊंगा। उसमें भी थ्योरेटिकल एसिमेट्रीज थी जो उसके जहन में थी। किसी ने उसको कहा नहीं था कि यार ये एक्सपेरिमेंट है, तो यार कोई इस तरह लोरेंट्स वगैरह कर रहे थे। लोरेंट्स वगैरह तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स देख के फॉर्मूले निकाल रहे थे जो कि SR के फॉर्मूले थे, लोरेंट्स कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला जो है। आइंस्टाइन थ्योरेटिकल एसिमेट्रीज के थ्रू आ रहा था, बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीके से आ रहा था। अच्छा, और एक मज़े की बात यह है कि अगर आइंस्टाइन आज एग्जिस्ट कर रहा होता विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये शायद यूनिफिकेशन की तरफ बहुत ही बेहतरीन किस्म की शायद कंट्रीब्यूशन दे सकता। हाँ, वही एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग लेकिन कि शायद आज वो वो अपने टाइम के लिए बेस्ट था, क्योंकि क्या कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो द मॉडल के वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, देयर वाज नो रीजन टू डिस्प्यूट देम इवन दो द एस्ट्रोनॉमर डिड नॉट बिलीव लिटरली। ठीक है, if a theory is working well enough, why would we want to change it? In the absence of any significant counter evidence, is there a way to look for a better theory? इधर फिर ऑकम्स रेजर की बात आ जाती है कि अगर दो थ्योरीज हैं आपके पास, अगर यू मैनेज टू क्रिएट अनदर थ्योरी जो कि वही सारा सेम डेटा एक्सप्लेन कर रही है लेकिन वो हद से ज़्यादा सिंपलर है दूसरी थ्योरी से, तो हमें उसे प्रेफर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वही हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जो कम कंपोनेंट पार्ट से उतनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है वो ज़्यादा क्लोजर टू ट्रूथ है। मशीन लर्निंग के अंदर भी हम ये चीज़ करते हैं कि ओवर फिटिंग हो जाती है, कभी अंडर फिटिंग हो जाती है। तो वो ओवर फिटिंग में ये है कि आप ओवर फिटिंग के थ्रू आप तमाम डेटा को एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जनरलाइज नहीं हो सकता वो डेटा, तो इसका मतलब वो सच नहीं है। अंडर फिटिंग में ये है कि आपकी इतनी पुअर थ्योरी है कि वो सारी डेटा को कैप्चर ही नहीं कर रही, लेकिन बीच में ऐसा बेस्ट फिट आता है जो कि वो होता है कि जो ज़्यादातर डेटा को भी एक्सप्लेन करता है और वो डेटा को एक्सक्लूड भी नहीं करता, और असल सच वही होता है। उसी की तरह है ये। तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्लंकी थ्योरीज होती हैं वो ओवर फिटेड मॉडल्स की तरह हैं। In the present case, the heliocentric theory, as first proposed by Copernicus, proved to be a much simpler theory that explained the phenomena just as well. The only thing guiding Copernicus, ये भी आइंस्टाइन जैसा बंदा था, the only thing guiding Copernicus was developing a more elegant theory that also fit the facts. He was displeased with the clunkiness of Ptolemy's theory, with its equants and eccentrics, and thought that though Ptolemy's theory was based on Aristotelian physics, it contradicted central tenet of एक एरिस्टोटेलियन फिजिक्स का भी एक टेनेट को कॉन्ट्रडिक्ट करता था। एरिस्टोटल के मुताबिक ना हर चीज़ परफेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है हमेशा, लेकिन एपिसाइकल्स अगर आप ले आते हैं तो फिर एरिस्टोटल की वो चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज नो टेस्ट बिटवीन ईदर ऑफ दीज थ्योरीज, देयरफॉर इट वाज हार्ड फॉर पीपल टू अबैंडन द जियोसेंट्रिक मॉडल एंड अडॉप्ट द न्यू वन। वी नीड एक्सपेरिमेंटल इंडिकेशंस एज वेल। तो हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी चाहिए हमें, और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ऑकम्स रेजर भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा तो ये चीज़ हमें पता चल गई, थ्योरी चॉइस की हमें बात पता चल गई कि यार ऑकम्स रेजर की बात आ गई इसमें। तो आजकल ये चीज़ बहुत अप्लाई होती है, आजकल भी हमारे पास चीज़ों के लिए डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो जिनकी हम फाइनलिटी तक अभी नहीं पहुँचे। तो साइंटिस्ट हमेशा सिंपलेस्ट थ्योरी को ही वेट ज़्यादा देते हैं, और इसका एविडेंस हमें इससे मिलता है कि सिंपलर थ्योरीज आर यूजुअली राइट। ठीक है, नेक्स्ट अप स्टेप आ गया इंडक्टिव मेथड का। वो फ्रांसिस बेकन आप लोगों ने सुना होगा, इसने ये बात इंट्रोड्यूस की थी। अब ये ना एरिस्टोटल का जो मेथड था ना वो डिडक्टिव मेथड था एरिस्टोटल का। वो पहले ना कुछ चीज़ें मान लेता था कि यार इस तरह दुनिया काम करती है, उनको बस एक्सियम बना लेता था कि हैवी मैटर है, चीज़ें हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर, क्योंकि वो देख रहे हैं उन्हें लाइट ऑब्जेक्ट्स तेज़ से नीचे आते हैं, ये भी गलत है। और ये कि अर्थ जो है वो हैवी मैटर है और बाकी सारी चीज़ें लाइट मैटर है, वो उसने एज्यूम कर लिया। फिर उसने डिडक्शन लगाई, उससे उसने नतीजों तक वो पहुंचा। तो एक एक्सियम्स को लेके डिडक्टिव मेथड के थ्रू आप सही कंक्लूजन्स तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस लॉजिकल सिस्टम के अंदर वो चीज़ें सही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर भी सही हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड तक अगर आपने पहुंचना है तो पहले आपके एक्सियम्स ठीक होने चाहिए ना। एक्सियम्स ठीक आपके किस तरह आएंगे? बेकर ने ये क्रिटिसाइज़ किया कि आपने पहले से एक चीज़ अज्यूम कर ली अपने प्रेफरेंस के तौर पर, फिर आपने उस पर डिडक्शन लगा रहे हैं आप। तो हमें यही कैसे पता है कि आपका जो हैवी मैटर लाइट मैटर कॉन्सेप्ट है ये सच है? उसने कहा कि हमें इंडक्शन करनी चाहिए, हमें पहले हम जाएं विदाउट एनी बायसेस, हम दुनिया को देखें, उससे हम एक अंदाज़ा लगाएं, तुक्का लगाएं हम कि यार ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं, फिर उसको हम टेस्ट करें जाके, अगर वो वर्क कर रही है तो फिर हम उसे एक्सियम लें और फिर उधर से हम डिडक्शंस अप्लाई करें उस पर। तो उसने कहा कि एक्सियम्स को हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, हमने अपनी प्रेफरेंसेस की उसमें नहीं लेना, हमने उसको पहले टेस्ट करना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, फिर हमने एक्सियम बनाना है, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को मैं एक्सियम कह रहा हूँ। ठीक है, तो बेकन रेल्ड अगेंस्ट अनदर वन ऑफ दी पिलर्स ऑफ एंशिएंट। अब ऐसे ऐसे पुरानी जो बातें हैं ना ऐसे ऐसे ख़त्म होती जा रही हैं, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पुरानी जो सोचें
जो डिडक्टिव रीजनिंग वाले जो था ना वो उसने इसको रिजेक्ट किया. अकॉर्डिंग टू बेकन इन डिडक्टिव रीजनिंग वी अज्यूम द एक्सियम्स बिफोर हैंड बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड देन अप्लाई द रूल्स ऑफ लॉजिक टू मेक डिडक्शंस. सही बात है, लॉजिक भी एरिस्टोटल ने इन्वेंट की थी, सिलोजिस्टिक लॉजिक, बिल्कुल सही बात है. लेकिन एक्सियम्स का आपको कैसे पता है कि ये सच है? बट हाउ डू वी नो वेदर आवर एक्सियम्स आर इवन ट्रू? टू डिटर्मिन दैट वी नीड द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन. पहले ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, फिर हमने कोई चीज़ पोस्टुलेट करनी है. That is, we need to first make observations, then make a guess about what's going on, test it, and only then choose our axioms. Aristotle had it backwards. He had his theory first and then tried to fit the facts with it. अच्छा, इधर एक बड़े मज़े का पॉइंट ये भी है कि आई मीन ह्यूमन साइकोलॉजी जो है जैसे वो काम करती है, वो उसकी वजह से भी हम लिमिटेड थे, क्योंकि हम लोग फोकस एक वक्त में एक चीज़ पे करते हैं. और जब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन इन राइटिंग, जैसे आप उसको रिकॉर्ड अलग करते जा रहे हैं, जैसे आप कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप इन योर माइंड इतना ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज एक वक्त में नहीं कर सकते. अगर आप एक थ्योरी के पीछे पड़ गए हैं तो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्लिपरी स्लोप. कंफर्मेशन बायस है ना, हम लोग भी कितना इस पे फॉल प्रे हो जाते हैं ना, कंफर्मेशन बायस हो के बस एक, क्योंकि वो आसान है एक चीज़ को अज्यूम कर लेना, फिर हर चीज़ को उसके साथ फिट कर लेना, एज अपोज टू हमेशा दिमाग खुला रखना और अपनी थ्योरी को अपडेट करते रहना. ये बहुत मुश्किल है. ये वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा खुले, एनर्जी कंजर्व करनी है ना दिमाग में, एनर्जी कंजर्व करनी. अगर एक मॉडल है आपने बना लिए और आप उसको फिट कर सकते हैं, अगर बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंस आ गया रियल वर्ल्ड और आपके मॉडल में, फिर शायद आप चेंज कर लें. कभी कभार लोगों के साथ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ा कोई आइडिया आ जाता है जहन में जिसकी वजह से वो चेंज कर लेते हैं अपना. प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, कोई एक बहुत बड़ा वाकया देख लिया आपने होता हुआ, आपने अपना मॉडल चेंज कर लिया. लेकिन बड़ा रेयरली होता है ये. ज़्यादातर लोग लेजी थिंकिंग करते हैं, अपने जो मॉडल्स उन्होंने पहले से बनाए होते हैं उसको, क्योंकि मॉडल के साथ फैक्ट्स को फिट करना आसान होता है एज अपोज टू चेंजिंग द होल मॉडल. लेकिन साइंस आपसे ये रिक्वायर करती है. अगर आपने साइंस करनी है तो हमेशा दिमाग खुला रखना. अभी हम जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी में, स्मार्टफोन्स में, चीज़ों में अपने वो टू डू लिस्ट और ये चीज़ें बना के ना अपने माइंड को खाली करते हैं. इस चीज़ ने थोड़ा सा एक स्टेप उस तरफ लिया था कि शायद हमने साइट पे इन्फॉर्मेशन रखी हो. एग्जैक्टली. तो ये बहुत बड़ी बात है ये. तो उसके बाद ना इंडक्शन का आइडिया रच बस गया साइंटिफिक कल्चर में. उन्होंने कहा कि हमें हर चीज़ को पहले ऑब्जर्व करना है, टेस्ट करना है, फिर हमने बातें करनी है रियल वर्ल्ड के बाद. पहले से नहीं हमने शुरू हो जाना कि जो हमें लग रहा है इंट्यूशन के उसमें कि यार हर अर्थ सेंटर में हर चीज़ हमारे घूम रही है, क्यों? पहले हम टेस्ट करेंगे, हम फुल कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज़ को टेस्ट करने की. उससे हम फिर उसके बाद हम एक्सियम्स बनाएंगे, फिर उसको एक्सियम्स बनाने के बाद टेस्ट भी करेंगे, फिर पता चलेगा कि वो सच है. यानी हमेशा वी हैव टू बी ओपन टू चेंजिंग आवर थ्योरीज. ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेप था. ठीक है, अब इसने कहा था ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर गैदरिंग मटीरियल, इंडक्शन एंड डिडक्शन फॉर एलैबोरेटिंग इट. दीज आर द ओनली गुड इंटेलेक्चुअल टूल्स. सही हो गया. तो कितना ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं. सब्जेक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है आहिस्ते. एक एक करके हमने सारी एक्सट्रेनियस चीज़ें निकाल दी हमने. ठीक है, मार्च टूवर्ड्स रैशनैलिटी. ठीक है, अब ये एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि ना ऑब्जर्वेशन का और डेमोन्स्ट्रेशन का कितनी पावर है ऐसी, और कितना फ़ायदा हुआ है इसको हमें ह्यूमैनिटी को इससे. जब ये इसकी बातें रच बस गई हमारे कल्चर में, उसके बाद फिर इस तरह के लोग आए, बड़ी क्यूरियस और बड़े हार्ड वर्किंग किस्म के लोग आए. ये था एक डॉक्टर, इसने इटली से अपनी डिग्री की थी इसने, और ये इंग्लिश था, डॉक्टर था 17वीं सेंचुरी का. तो ये लेकिन उस ज़माने में काम कर रहा था हिपोक्रेटिस और गेलन के ट्रेडिशन में. गेलन भी जो था एक ग्रीक डॉक्टर था जो कि हिपोक्रेटिस से 2 सेंचुरीज बाद आया था. उसके जो थोड़ी मेडिकल नॉलेज थी थोड़ी ज़्यादा एडवांस थी एज़ कम्पेयर टू हिपोक्रेटिस. उसने ज़्यादातर एनिमल्स पे टेस्ट किए हुए थे अपने. जो ग्रीक्स का जो कल्चर था ना, वो बहुत ज़्यादा टैबू समझते थे इंसान की बॉडी को खोलना और उसको डेसेक्ट करना. वो कहते थे कि अगर हमने खोल काट पूट के ऐसे हमने जो है ना वो एक डेसिक्रेट कर दिया, तो फिर जब ये जाएगा जन्नत में, एलिसियन फील्ड्स में जाएगा जब ये, तो फिर ना वहाँ पे ये उसको एंट्री नहीं होगी इसके एलिसियन फील्ड्स में, क्योंकि तो ख़राब हुई हुई है इसकी बॉडी. तो कहते नहीं, ये बेहुरमती नहीं करनी, हमने सख्त खिलाफ थे इसके ग्रीक्स. तो फिर ये जो डॉक्टर्स हैं ना, ये कर ही नहीं सकते थे कभी भी ह्यूमन डायसेक्शन, तो एनिमल्स पे करते थे. तो गेलन जो था, इसने सारी की सारी डायसेक्शन एनिमल्स पे की हुई थी. फिर भी इसने ना पूरी की पूरी ह्यूमन एनाटॉमी पे इसने बातें की हुई थी कि ना हार्ट ऐसे काम करता है, लिवर ऐसे काम करता है. देखा कभी उसने था नहीं, एनिमल पे बेस्ड थी उसकी सारी नॉलेज. ठीक है, इसने क्या किया हार्वी ने, इसने कहा यार इंसानों पे टेस्ट करो. ठीक है, मैं फेस वैल्यू पे कुछ भी हमने बात नहीं लेनी, इंडक्शन करना है हमने, कोई एक्सियम अज्यूम नहीं करना, मैं देखूंगा कि असल में क्या हो रहा है. इसने हर हफ्ते ये 2-2 डायसेक्शंस करता था ये बंदा, और क्लास को अपनी दिखाता था, और क्लास को भी यही सजेस्ट करता था कि हर चीज़ को खुद वेरीफाई करें. कोई भी चीज़ फेस वैल्यू पे ना लें, आप खुद ही जाके टेस्ट करें हर चीज़ को, फिर आपको पता चलेगा. ये भी कहता था कि आप मेरी डेमोन्स्ट्रेशन ना देखें, आप खुद डायसेक्ट करें, फिर आपको पता चलेगा.
इतना ज़्यादा इंडक्टिव हो गए थे लोग उस ज़माने में. ये motivated by the philosophy of Francis Bacon, Harvey wanted to test out the pronouncements of Galen about the structure of the human body by actually dissecting human bodies. Galen himself had never dissected a human body due to the taboo in Greek society against desecrating. ठीक है. तो जनाब अब गेलन की आप बातें देखें कि गेलन ने ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या बातें की हुई. देखिए ह्यूमन हार्ट क्या है. उसको लगता था कि ह्यूमन हार्ट के ना 2 चेम्बर्स हैं सिर्फ, ठीक है, और दोनों चेम्बर्स में ना डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड एग्जिस्ट करता है. सिर्फ 2 चेम्बर्स है, 4 नहीं है. और बस अपने से, क्योंकि एनिमल्स में उसने ये देखा होगा, और एक पार्ट में एक ब्लड है, एक तरह का ब्लड है, दूसरे वाले दूसरे तरह का ब्लड है. और जो राइट वाला उसका चेम्बर है उसमें जो है ना ऐसा ब्लड है जो कि लिवर में बनता है, ठीक है. और वो किस तरह बनता है, पहले आप खाना खाते हैं, खाना कन्वर्ट होता है एक गुई सब्सटेंस के अंदर, काइम के अंदर. काइम वैसे आजकल भी इस्तेमाल होता है, आजकल भी बायोलॉजी में ना, जो जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है पेट में, वो फ्लूइड बन जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स में ट्रांसफर हो जाता है, उसको कहते हैं काइम. लेकिन ये इधर से आया था. तो इसने कहा कि ये काइम बनता है आपके डाइजेस्टेड खाने से, फ्लूइड ये जाता है लिवर में, लिवर उसे ना वेनस ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसे एक चेम्बर में भेज देता है. और फिर वो वेनस ब्लड जो है वो तमाम ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है, नरिशमेंट देता है आपको. दूसरे साइड पे क्या है, एक और तरह का ब्लड है. जब हवा आ रही है लंग से तो वो हवा उसके अंदर पेनिट्रेट होती है, उसको वो आर्टीरियल ब्लड बना देती है. डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड है, वो डिफरेंट है, ठीक है. आर्टरीज कैरियर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड. काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन गलतियाँ भी बहुत हैं. तो हार्वी carried out experiments on actual human heart and showed that Galen's ideas were totally false before revealing the real structure of the heart. तो इसने बताया कि इसके 4 चैम्बर्स हैं, किस तरह वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड. हाँ, माइक दे दें. अच्छा, इसमें हैरत की बात है कि गेलन के बाद किसी ने ह्यूमन बॉडी डायसेक्ट नहीं की और हार्ट को देखा. गेलन हाँ, इससे पहले लोग कर रहे थे. इससे सिर्फ हार्वी पहला नहीं था, इसके ज़माने में शुरू हो गई थी ये चीज़ें. लेकिन ये मिडीवल जो पीरियड था ना, जो कि डार्क एजेस का पीरियड है, तो उसके अंदर ना इतनी कोई काम शाम हो नहीं रहे थे साइंस में. वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीक फ़िलासफ़ी को और ग्रीक जो थिंकर्स के टेक्स्ट हैं ना, उनको बहुत ही सर आंखों पर रखते थे. वो कहते थे उनके लिए होली टेक्स्ट होते थे कि एरिस्टोटल ने ये कह दिया तो बस वो सच है. और ये मेडिकल वाले जो थे वो कहते थे जो हिपोक्रेटिस ने लिख दिया, गेलन ने लिख दिया, ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, इनकी बातों को हमने मानना है, कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब हमें अभी ये बातें कॉमन सेंस लग रही है ना कि यार क्यों नहीं टेस्ट किया. लेकिन आप उस ज़माने के फ्रेम ऑफ माइंड में जाए ना तो आप डिफरेंट सोच रहे होते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है ना सोसाइटी का आपके ऊपर. बचपन से आपको बताया गया कि ये किताबें इनको बस पढ़ो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर से एक बहुत एफर्ट लगती है एक बॉडी को ढूंढने में, उसको डायसेक्ट करने में. कोई आपके पास आउटलेट भी ना हो जहाँ से आपको मिले बॉडी, ना यूनिवर्सिटीज़ में कोई ये कर रहा हो, ना कोई आपको कह रहा हो कि आपने ये करना है, तो आप भी ये नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे. आप सोशल टैबू है. हाईली डाउट दैट एक्चुअली. लाइक जब सोसाइटी में people mess around a lot, or there's a huge history of people just messing around with stuff. और उसमें I think definitely someone would have इस तरह dissections done that. लेकिन it probably would not have been done in a scientific नहीं, context. लेकिन Study किया में होगा शायद. देखो किसी ने शायद मैस अराउंड किया हो, देखा हो, अच्छा हार्ट है, लेकिन हमें ना साइंटिस्ट की ज़रूरत है उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए, जो फिर किताबें भी लिख सके और डायग्राम्स भी बना सके. ऐसे बंदे शायद ना हो जिन्होंने किया हो. शायद किसी एग्जीक्यूशनर वगैरह है, उसने काट कूट के देख लिया हो, ब्रूटली कत्ल कर, लेकिन उसको समझ ही नहीं है उसको पता ही नहीं है कि मैं देख क्या रहा हूँ. उसे साइंटिफिक वो नहीं है. हाँ, उसको देना. मेरा अपना ये ख्याल भी है कि पॉपुलेशन आज हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, उस वक्त बहुत लिमिटेड लोग होते थे, सिटीज और टाउन्स छोटे होते थे, पीपल यूज्ड टू नो ईच अदर. उनको सारे खानदानों का, लोगों का आइडिया होता था. मुश्किल होती थी उस टाइम पे. लेजर टाइम तो होता ही नहीं था. छुपा के इस तरह के काम करना, इस तरह है वो तो कोई मर्डर या कोई ऐसा क्राइम ही हो तो हो. साइंटिफिकली आई डोंट थिंक वो अगेन टैबू होने की वजह से. अब क्या कह सकते हैं कि हिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ, हमारे पास तो यही है जो हमारे सामने है, उसका भी सवाल है. एग्जैक्टली अब क्या हुआ था अब हम गैस ही कर सकते हैं. साइंस के बाद जब रोमन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद यहाँ से जब साइंटिफिक लिए तो दिमाग में बस थोड़ा टाइम के लिए जो साइंटिफिक थॉट है, ये जो डिस्कवरीज का पीरियड एक्सपेरिमेंट का, वो ग्रीक के बाद जब रोमन क्रिश्चियन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद वहाँ से ख़त्म होता है और मिडीवल पीरियड स्टार्ट होता है. उसमें थोड़ा सा जो रिफ्यूज मिलता है वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर है उसमें होती नहीं. उसके बाद पे डायरेक्ट जो है मिडीवल पीरियड के बाद जंप होता है
और उसके बाद दोबारा आपको डिस्कवरीज नज़र आती हैं। तो दरमियान में वो जो मिडीवल पीरियड है वो इतना, इसीलिए उसको मिडीवल पीरियड कहते हैं, पूरा यूरोप डार्क एजेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ रिसर्च का नाम और निशान ही नहीं था। कोई रिसर्च नहीं, शायद रैंडमली लोगों ने कोई चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हो, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, लोगों ने छोड़ी हुई थी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। उनको लगता था बस ग्रीक से हमें नॉलेज मिल गई है और बाइबल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इकोनॉमिक भी चीज़ें हैं कि ऊपर से यूरोप जो था वो बहुत ज़्यादा पसमानदा हालत में था, उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं थी। अच्छा, एंड आई हैव हर्ड समथिंग, यू नो अ लॉट ऑन दिस टॉपिक, तो इसकी एफर्मेशन कर देना इफ इट्स ट्रू कि अ लॉट ऑफ द ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट्स दे डू नॉट सर्वाइव, और जिस फॉर्म में हमें आज मिलते हैं देयर ए रीट्रांसलेशन ऑफ एन अरबिक ट्रांसलेशन, कि पहले वो ट्रांसलेट हुए अरबिक में, ओरिजिनल टेक्स्ट लाइब्रेरीज लॉस्ट हो गई, एंड देन व्हाट वी हैव इज एन इंग्लिश, अ लैटिन और अ रोमन वर्जन ऑफ द अरबिक टेक्स्ट। तो उसमें भी अ लॉट ऑफ थिंग्स वर लॉस्ट। तो डू यू नो समथिंग अबाउट दैट? नहीं, मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता मुझे कि जब अलेक्जेंड्रिया सिटी के ऊपर क्रिश्चियन रेवोल्यूशन आया था उस वक्त उन्होंने अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, जिसके पास सबसे ज़्यादा टेक्स्ट था, वो कर दिया था। उसके बाद जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो अब्बासी टाइम है उसके अंदर बगदाद और इनके अंदर लाइब्रेरीज बनी थी, इधर से उस वक्त आते थे, मगर फिर सेकंड जो एक साइड पर क्रिश्चियन रेवोल्यूशन नॉलेज को ख़त्म किया था तो फिर चंगेज़ खान ने वो वाइप आउट किया था। तो आपको बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, और वो अगेन बिल्कुल ज़ीरो हिस्ट्री एक बार रिसेट हो जाती थी, उसके बाद दोबारा हुआ, फिर रिसेट हो जाती, फिर दोबारा, इस तरह। ओरिजिनल तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही होंगे ग्रीक टेक्स्ट जो कि डायरेक्टली एरिस्टोटल वगैरह से आए हो, बहुत सारी हैं जो रीट्रांसलेशंस हैं, कोई ना कोई चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी हो जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से साइंटिफिक बातों में इतना ये चीज़ सच नहीं होगी, क्योंकि साइंटिफिक बातों में तो सिर्फ फैक्ट्स हैं आपके, उसमें इंटरप्रिटेशन इतनी नहीं है, उसमें किसी ने एक ज्योमेट्री की डायग्राम बनाई हुई हो तो वो एज इट इज़ ही आएगी उसके अंदर। तो उसमें then they'll continue with 3/4 paras of philosophy and then उससे वो जो extraction होती है metaphysical, and then फिर एक और fact होगा, that's how it usually goes. Anyways, continue. अच्छा, तो Harvey's work convinced scientists that it was very important to independently verify everything in science and not take anything on faith. Even the greatest masters can be hopelessly wrong on some things. कि इतने बड़े बड़े मास्टर्स से हिपोक्रेटिस और गेलन, और इनको हार्ट तक के स्ट्रक्चर का नहीं पता था, तो इससे लोग कन्विंस हुए कि हमें इंडक्शन की कितनी शदीद ज़रूरत है, कि हमें हर चीज़ को खुद ही टेस्ट करना है, हमें कोई नहीं पता कि एरिस्टोटल ने सही बात की थी या नहीं की थी। ये इतने ज़्यादा हमें एरर्स मिल रहे हैं व्हेन वी आर डिगिंग डीप इनटू इट, तो वी हैव टू कंटिन्यू दिस एंड वी हैव टू टेस्ट एवरीथिंग आउट बाय आवरसेल्व्स। ठीक है, ये उसने फिर हार्वी ने डायग्राम्स बनाई हार्ट की असल, ठीक है, बड़ा ये भी रेवोल्यूशनरी बात थी ये। अच्छा, उसके बाद ना अब आहिस्ता आहिस्ता चिप अवे होती जा रही हैं पुरानी चीज़ें। अब एरिस्टोटेलियन फ़िज़िक्स पे बात आ गई, मेडिकल साइंस की बातें भी रद्द हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेथड की भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एरिस्टोटेलियन फ़िज़िक्स है अब, वो एक बहुत बड़ा एक पिलर था हमारी थिंकिंग का, कि यार एरिस्टोटल ने हमें बता दिया कि इस तरह चीज़ें काम करती हैं, हैवी मैटर है, लाइट मैटर है, 4 एलिमेंट्स हैं, हर चीज़ को हमने इसी तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लेकिन जो गैलीलियो था, ये पहला बंदा था जिसने बहुत ही बड़े बड़े डेंट मारे एरिस्टोटेलियन फिजिक्स पे। एरिस्टोटेलियन फिजिक्स की एक बहुत बड़ी प्रोडिक्शन ये थी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर। तो इसने टावर ऑफ पीसा से ये लोगों के सामने बहुत डेमोन्स्ट्रेशन, अपने स्टूडेंट्स को ये दिखाता था कि देखो 2 डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेम टाइम पे फॉल कर रहे हैं। तो आप एरिस्टोटल की बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये उसने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की, विच वॉज अ मेजर ब्लो टू एरिस्टोटेलियन फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद इसने एक और बहुत बड़ी चीज़ कि एरिस्टोटल को लगता था कि अगर आपने किसी भी चीज़ को एक वेलोसिटी से मूव कराना है तो आपको कांस्टेंट फोर्स देनी है उसे, जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी चीज़ को हमने ड्रैग कराना है, अगर मैं उसको फोर्स ना लगा वो चीज़ रुक जाएगी खुद ब खुद, लेकिन मुझे लगाते रहने पड़ेगी फोर्स टू इन ऑर्डर टू कीप इट मूविंग। लेकिन ये जो गैलीलियो था, इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में इसने प्रूव कर दिया कि ना जो नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो रेस्ट नहीं है। और किसी भी चीज़ को हम इस वजह से हमें मुसलसल फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है। ये एक बहुत बड़ा ब्लो था एरिस्टोटेलियन फिजिक्स पे, ठीक है। और जो जियोसेंट्रिज्म की हक में जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे ना, वो कहते थे कि अगर इतनी स्पीड से, जो हम स्पीड डिस्कस कर रहे थे 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पर आवर के बजाय, वो अगर अर्थ जा रही है, मतलब वो, क्योंकि फैक्ट है कि ना हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतनी स्पीड से अर्थ अगर ट्रैवल करी, हमें फील क्यों नहीं हो रहा कुछ?
तो ये कितनी एक कॉमन सेंस की बात है, अच्छी सही बात है, वैलिड बात है। उस ज़माने के लोग पूछते थे इतनी स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जिस स्पीड से स्टार्स ट्रैवल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो गैलीलियो ने बड़े मज़े की डेमोन्स्ट्रेशन की। फिर बंदा सवाल उठा सकते इतनी सिंपल बात क्यों नहीं सोची पहले किसी ने। उसने कहा कि थॉट एक्सपेरिमेंट आप कर लें, एक शिप पे आप जाएं, उसके मास्ट के ऊपर आप खड़े हो जाएं और शिप मूव कर रही हो किसी स्पीड से, और वहाँ से पत्थर गिराएं, फिर आप देखेंगे वो पत्थर कहाँ गिरता है नीचे आके, वो मास्ट के बॉटम पे गिरेगा या फिर पीछे गिरेगा वो। तो सबके लिए ऑब्वियस है, करके भी देख लो कि मास्ट के बॉटम पे गिरेगा। इसका मतलब है कि जो फ्रेम है उसकी स्टेट ऑफ मोशन बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं डालती, कि उसके जो है ना वो लॉज पे कोई फ़र्क नहीं डालती। जो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं इसे, जो कि आइंस्टाइन ने बाद में मदद ली इसकी स्पेशल रिलेटिविटी डिराइव करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं कि चेंज ऑफ फ्रेम से आपके लॉज ऑफ फिज़िक्स नहीं चेंज हो जाते। तो कि वेलोसिटी आप जितनी मर्जी चेंज कर लें, एक्सेलरेशन से तो फोर्स आती है, लेकिन अगर मैं इधर बैठा हूँ, कोई एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो भी वही सेम लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्कवर करेगा जो मैं करूँगा। मैं इधर रेस्ट पे बैठा हूँ, इधर से मैं एक बॉल गिराता हूँ तो वो नीचे गिरेगी ना। तो अगर जो बंदा मूव करे स्पीड से, वो भी अगर एक बॉल गिराता है तो उसके लिए अपने लिए बॉल सीधी नीचे मूव करेगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। और इससे जियोसेंट्रिज्म की जो वो आर्ग्यूमेंट था कि हमें कुछ फील क्यों नहीं होता, वो इससे वो हो जाता है, डिस्प्रूव हो जाता है। हमें इसलिए नहीं फील होता क्योंकि हम अर्थ के साथ साथ ही हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कोई फील ही नहीं होगा चाहे अर्थ जितनी मर्जी स्पीड से ट्रैवल कर रही हो। अगर अर्थ एक्सेलरेट कर रही है बहुत ज़्यादा तो फिर हमें फील होगा। सन का पुल हमें फील होता है, वो एक्सेलरेशन है, लेकिन उसकी स्पीड से अगर जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में वो हमें फील नहीं होगी। ठीक है, और एक और चीज़ जो इसने डिस्कवर की जिससे जियोसेंट्रिज्म को बहुत बड़ा ब्लो मिला, वो है मून्स ऑफ जुपिटर जो इसने डिस्कवर किया पहली दफ़ा। तो जियोसेंट्रिज्म वाले उनको यकीन ही नहीं था कि अर्थ के अलावा भी किसी चीज़ के इर्द गिर्द कोई चीज़ घूम सकती है, लेकिन उसने कहा ये देखो एक जुपिटर है, आपको पता है जुपिटर का, उसके इर्द गिर्द 4 इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है इट इज़ पॉसिबल फॉर थिंग्स टू रोटेट अराउंड समथिंग अदर देन द अर्थ एज वेल। तो फिर हीलियोसेंट्रिज्म इतनी कोई अजीब बात नहीं है कि चीज़ें अर्थ के और चीज़ों के इर्द गिर्द भी चीज़ें ट्रैवल करें। हर एवरीथिंग इज़ नॉट सपोज टू ट्रैवल अराउंड द अर्थ ओनली। ठीक है, ये तो गैलीलियो ने एरिस्टोटेलियन फिज़िक्स को बहुत बड़े मेजर ब्लोज दिए इस तरह, अपने सिंपल इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ा इंग्रेडिएंट है साइंस, वो ये कि पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, कि हम सिर्फ अपने लेवल पे बैठ के हम हर चीज़ नहीं डिस्कवर कर सकते। हमें ना माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत है, टेलीस्कोप्स की ज़रूरत है, हमें प्रेशर चेम्बर्स की ज़रूरत है, हमें बीकर्स की ज़रूरत है, हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, हमें चीज़ों की गहराई तक पहुँचने के लिए। उसकी 2 बड़ी मिसालें हैं कि रॉबर्ट बॉयल है और रॉबर्ट हुक है। तो रॉबर्ट बॉयल है, इसने वैक्यूम चैम्बर लिया और वैक्यूम चैम्बर में इसने डिफरेंट प्रेशर्स इस्टेब्लिश करके उसने बॉयल्स लॉ निकाला। उसने प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वो इसने बैठ के तो वो नहीं कर सकता था, ये एक ही जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको प्रेशर चेंज करना पड़ा ना उसे, और डिफरेंट वॉल्यूम्स देखनी पड़ी, इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे उसे। वैक्यूम चैम्बर एक कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसने एक नया लॉ दरियाफ्त कर लिया। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए, सिर्फ हम जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं हमारे पास उनकी मदद से हम नए लॉज नहीं निकाल सकते। हमें नई आइडियाज़ के साथ हमें नए इंस्ट्रूमेंट्स ही बनाने हैं हमने, फिर हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल है, हाँ एक्सपेरिमेंटेशन एग्जैक्टली ये वो डिस्कवर हुआ कंट्रोल या वो स्टार्ट कि आपने कंडीशंस चेंज करनी है, उनको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से होता है फॉर मैनी डिफरेंट फिनोमेना। उसके बाद जो है रॉबर्ट बॉयल था, इसने खुद इन्वेंट नहीं किया था माइक्रोस्कोप, इससे पहले लोग काम कर रहे थे इस पर, लेकिन इसने माइक्रोस्कोप की मदद से इसने एक पूरी एक दुनिया अनवेल कर दी इसने, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसको पता ही नहीं था किसी को। तो मतलब इमेजिन करें लिविंग इन अ वर्ल्ड के आपको पता ही नहीं है कि छोटे स्केल पे क्या क्या कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बस आपको लगता है बस हम ही हैं सिर्फ। तो लोग शॉक हो गए थे जब इसने अपनी बुक पब्लिश की, माइक्रोग्राफी है इसकी, आपने इमेजेस देखें जाके, शॉकिंग है और उस ज़माने के लिहाज से। आगे करें। ठीक है, ये उसका माइक्रोस्कोप था। उसने ये ट्री बार्क लिया और उसने ये देखा कि यार ये तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना हुआ है, ये कोई कंटिन्यूस चीज़ नहीं है, तो छोटे छोटे सेल्स का बना हुआ है। इसने आइडिया दिया सेल का, इसने कहा कि तमाम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। एक बिल्कुल ही नई दुनिया खुल गई। ठीक है, 1665 में his observation led him to postulate that all living things are made of cells. The work of these two scientists demonstrated how important it is to employ powerful scientific instruments to extend the reach of our normal senses and discover new aspects of reality. और ये फ्रांसिस बेकन ने भी ये बात कर दी थी, उसने कहा था कि सिर्फ आप अपने ऑर्डिनरी सेंसेस पर रिलाई नहीं कर सकते टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। तो फ्रांसिस बेकन ने खुद तो कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं की,
लेकिन उसने ना मोटिवेट बड़ा कर दिया, एक नई डायरेक्शन दे दी साइंटिस्ट को उसने कि यार इस तरह नहीं, इस तरह काम करो, उससे फिर बड़े रिजल्ट्स आए आपके। तो फ्रांसिस बेकन की ये बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, सही डायरेक्शन पे लगा दिया उसने, इंडक्शन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये आइजैक न्यूटन आ गया, इसने हमें वो रूल्स दिए, प्रिंसिपल्स दिए टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। पहले तो ये था कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पहले था तो सही फिज़िक्स के अंदर, लेकिन इसने बहुत ही ज़्यादा रिगोरस कर दिया इसने फिज़िक्स को। इसने कहा कि हम हर चीज़ में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उसने अपनी कैलकुलस बनाई और उसने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, अपनी प्रिंसिपिया मैथमेटिका में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इसके बाद तो पूरी तरह हमारी थिंकिंग ही रेवोल्यूशनाइज हो गई। फिर लोग ऐसी सी बातें करने लग गए लप्लास की तरह कि हर चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, इतनी पावर मिल गई हमें। न्यूटन के लॉज हमारे पास आ गए। एक हमारे पास एक कोई ना वो क्या कहते हैं उसे, जादू का अलादीन के चिराग की तरह, क्या है उसको, मैजिक वॉन्ड की तरह, मैजिक वॉन्ड की जैसी चीज़ आ गई कि मैं उस पर ये करूँ और मुझे वो चीज़ खुल गई मेरे सामने वो चीज़। तो इतना पावरफुल कैलकुलस का टूल था कि आप रेट्स ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, क्या क्या कुछ आप मेजर कर सकते हैं। उसने अपनी इसी किताब के अंदर उसने टाइड्स भी एक्सप्लेन कर दी। उसने केपलर के जो लॉज थे, जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेशनल लॉज थे, उसने सिर्फ डेटा से उसने एम्पेरिकली उसने सिर्फ गेस किए थे वो लॉज, उसने उसको डिराइव कर लिया मैथमेटिकली। कैलकुलस इन्वेंट की इसने, ये सारी चीज़ें कैलकुलस से इनेबल हुई, ये सारी चीज़ें। मैंने पहले कहा था ना कि डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट, ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बेसिक काउंटिंग एटलीस्ट ऑलवेज एग्जिस्टेड, और उसके थ्रू थोड़े थोड़े से डेरिवेटिव्स निकालना करना, दैट वाज समथिंग दैट कुड हैव बीन डन ये नहीं, अर्लियर। बहुत मुश्किल काम था, ये हर कोई नहीं कर सकता था ये बड़ा ये। लेकिन ना आर्शिमिडीज जो था ना, वो इस तक पहुंचा था। आर्शिमिडीज उसने ये जो मैंने बताया था ना आपको कि वो पाए की वैल्यू उसने किस तरह एस्टिमेट की थी, साइड्स की लेंथ वो बढ़ा के और सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब, तो वो भी एक लिमिट थे, वो लिमिट थी कैलकुलस में जो लिमिट्स होती हैं कि लिमिटिंग उसकी वैल्यू है असल सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो इसमें भी वही है, लेकिन उसने रिग्रेस कर दिया है और वो न्यूटन जैसा दिमाग ही कर सकता था, हर कोई नहीं। वो तो चलो डायसेक्शन तो आम बंदा भी, एवरेज जो भी कर सकता था, काट के देख ले, लेकिन ये काम जो है ना, ये रेयर लोग ही कर सकते हैं। इसके साथ सिर्फ लाइबनिट्स था जिसने काम किया, लेकिन लाइबनिट्स ने कोई फिजिक्स वगैरह नहीं दी। उसने लॉज ऑफ मोशन से कनेक्ट नहीं किया, उसने कोई फिजिकल फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन किया, उसने सिर्फ मैथमेटिक्स उसने इन्वेंट की थी, उसने कैलकुलस की। उस लिहाज से हम उसकी मानते हैं ये वाली उसकी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो for the purpose of mathematizing our study of nature, he had to invent the subject of calculus from scratch, which gave us a rigorous way of measuring rates of change. ठीक है, और उसने ना कुछ हमें साइंटिफिक थ्योरीज जो है ना, फिलोसफी ऑफ साइंस में भी उसने बड़ी कंट्रीब्यूशन दी हमें। न्यूटन ने हमें उसने प्रिंसिपल्स दिए कि इन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र हमें रखना चाहिए टू कंस्ट्रक्ट गुड साइंटिफिक थ्योरीज। ठीक है, वो ये हैं, सिंपलर कॉजेज आर मोर लाइकली टू बी ट्रू देन कॉम्प्लेक्स वंस। ठीक है, मतलब वो ऑकम्स रेजर वाली बात। ये उसने अपनी लिखा हुआ शोलियम है उसका, जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका है उसके एंड में शोलियम है, उसके अंदर उसने अपनी फिलोसफी दी हुई है उसने। फिनोमेना ऑफ द सेम काइंड, फॉर एग्जांपल फॉलिंग स्टोन्स इन अमेरिका और यूरोप आर लाइकली टू हैव द सेम कॉजेस। कि ना लोकेशन चेंज करने से आपकी फिजिक्स नहीं चेंज हो जाएगी, बहुत बड़ा आइडिया है, हमारी फिजिक्स में अभी भी इस्तेमाल होता है। इफ़ अ प्रॉपर्टी इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू बिलोंग टू ऑल बॉडीज ऑन विच एक्सपेरिमेंट्स आर डन, इट कैन बी अज्यूम्ड टू बिलोंग टू ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। इंडक्शन, कि अगर मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी देख ली है एक खास ऑब्जेक्ट के लिए या फिर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वो जहाँ पे भी पाए जाएंगे तो उनके अंदर वही प्रॉपर्टीज मुझे मिलनी चाहिए। ये एक इंडक्शन है। अगर नहीं मिली तो देख लेंगे, फिर बाद में थ्योरी चेंज कर लेंगे, लेकिन पहले से हमें अज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, और यही वो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ जनरल थ्योरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फिनोमेना शुड बी कंसिडर्ड ट्रू अनलेस न्यू फिनोमेना और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मेक अनदर थ्योरी मोर लाइकली। वही फॉल्सिफिकेशन वाली बात है कि जब तक आपकी थ्योरी काम कर रही है तब तक आप उसे सच ही माने। ठीक है, जब तक वो फॉल्सिफाई नहीं हो जाती फिर हम उसे चेंज कर लेंगे, लेकिन अनलेस और अनटिल इट इज़ फॉल्सिफाइड द थ्योरी शुड बी कंसिडर्ड ट्रू फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद आइंस्टाइन की बात है, ये सारी वही फिज़िक्स वाली बातें हैं। अब आइंस्टाइन ने आगे बढ़ा, आइंस्टाइन उसने न्यूटन की थ्योरी को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक स्पेशल रिलेटिविटी किस तरह आई। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का मैंने बता दिया था कि डिफरेंट फ्रेम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, उनके अंदर सेम फिजिक्स मिलनी चाहिए। कि मैंने पत्थर फेंका सीधा आया, तो शिप पे भी कोई जा रहा है वो अपने लिए वो यही देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कहीं कुछ और हो गई फिजिक्स। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, वही थ्योरेटिकल एसिमेट्री जो उसके जहन में थी। ठीक है, दूसरी बात उसके जहन में क्या थी, मैक्सवेल की थ्योरी उसने बड़ी डीपली स्टडी की हुई थी आइंस्टाइन ने। तो मैक्सवेल के मुताबिक जो है एक कांस्टेंट पाया जाता है उसकी थ्योरी में, जैसे कहते हैं सी जो है ना, उसका कोई किसी फ्रेम से कोई ताल्लुक नहीं है सी का।
उसके अंदर वेलोसिटी नहीं आती। सी का क्या है, सी इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0 यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, वेलोसिटी वो तो देखें स्पीड है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट, अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एक लाइट निकालता है और मैं इधर खड़ा हूँ तो उसकी लाइट की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी लाइट की स्पीड। लेकिन फिर अगर ये चीज़ सच है कि अगर डिफरेंट फ्रेम्स में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब है डिफरेंट फ्रेम्स में लॉज भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि तो लॉज से निकली है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ये तो एब्सोल्यूट चीज़ है ये हमारी मैक्सवेल की थ्योरी में, इसके अंदर स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर या फिर हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को भूलना पड़ेगा कि यार डिफरेंट फ्रेम्स में चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, लॉज अब क्या करें, या फिर मैक्सवेल की ये इस वाले लॉ को हमें रद्द करना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोई एक चीज़। लेकिन आइंस्टाइन ने दोनों को वो बचा लिया। आइंस्टाइन ने किस तरह बचा लिया, उसने कहा स्पेस और टाइम चेंज होते हैं, ठीक है। उसने कहा कि हर फ्रेम, सारे फ्रेम्स डिफरेंट हैं लेकिन वो सब एक ही स्पीड मेजर कर रहे हैं। क्यों मेजर कर रहे हैं? क्योंकि उनकी क्लॉक्स और उनकी जो लेंस है वो डिफरेंट है, उनके रूलर्स और उनके क्लॉक्स डिफरेंट हैं। ये तीसरी चीज़ थी, किसी के जहन में नहीं आई कि यार अच्छा ये भी डिफरेंट हो सकता है, कितनी बड़ी बात है। तो उसने रिलेटिविटी, प्रिंसिपल रिलेटिविटी बचा लिया कि ना डिफरेंट फ्रेम में सेम लॉज है डिफरेंट फ्रेम्स में, और स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में सेम है, क्योंकि मेरी जो क्लॉक्स हैं आर नॉट द सेम एज योर क्लॉक्स। आपकी क्लॉक स्लो चलेंगी मेरे मुताबिक और आपके रूलर्स की लेंथ डिफरेंट होगी। हाँ, ऊपर कर लो। अच्छा हेलो, हाँ ये अजम्पशन तो समझ आती है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट, लेकिन हाउ डिड द फर्स्ट कम टू द कंक्लूजन कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उनको स्पीड ऑफ लाइट इटसेल्फ कैसे, हाउ डिड दे मेजर दैट, एंड देन हाउ डिड दे कम टू द कंक्लूजन कि डिफरेंट फ्रेम्स में कांस्टेंट रहती है? यार ये तो सिर्फ एक अजम्पशन थी कि ना स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में कांस्टेंट रहती है। वो इस वजह से कि ना मैक्सवेल की, अगर आप ये ना लेना ये अजम्पशन, तो मैक्सवेल की पूरी थ्योरी गलत हो जाएगी। Okay. उसकी थ्योरी के अंदर ना बस एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसका किसी फ्रेम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप ये कहेंगे कि हर फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट बदल रही है तो फिर आपको मैक्सवेल की थ्योरी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, वो फिर गलत हो जाएगी, उसकी प्रिडिक्शन चेंज हो जाएंगी आप। एंड मैक्सवेल्स थ्योरी वाज परफेक्टली राइट, परफेक्टली एक्यूरेट, उसमें कोई गलतियाँ नहीं थी। तो आपको किसी तरह से इनको आपने रिकनसाइल करना है आपने। अच्छा, तो ये उसकी इन्फ्लुएंस होगी हाँ, बेसिकली। तो आपने मैक्सवेल की थ्योरी को आपने बचाया, आपने उसको बचाया, लेकिन ये है कि फिर आपने साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी आपने बचाना है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका कि यार डिफरेंट फ्रेम्स में सेम लॉज होने चाहिए। कोई एक तरीका है बचाने का, वो यही है कि स्पेस और टाइम की मेजरमेंट्स डिफरेंट है। इससे स्पेशल रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इस वजह से आती है, ठीक है। ये मैंने इसमें लिखा हुआ। अच्छा, अब ना जो जनरल रिलेटिविटी है उसके अंदर भी एसिमेट्री ये मिल गई आइंस्टाइन को कि यार जो अगर आपकी ये स्पेशल रिलेटिविटी ठीक है, जिसमें जो है ये अब न्यूटन की इस स्पेशल रिलेटिविटी में एक स्पीड ऑफ लाइट एक एब्सोल्यूट लिमिट है आपकी, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं है। लेकिन न्यूटन की थ्योरी में तो इंस्टेंटेनियस एक्शन एट डिस्टेंस है। उसने कहा नहीं, मुझे इसकी भी नई थ्योरी चाहिए मुझे। फिर उसने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इस्तेमाल किया उसने कि एक्सेलरेशन इज़ द सेम थिंग एज ग्रेविटी। उससे वो पहुंच गया जनरल रिलेटिविटी में, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी आफ्टर 10 years of effort. तो both SR and GR were confirmed by multiple experiments in the subsequent years and they are being confirmed in new ways to the present day. ना हमें पता भी है ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू, ब्लैक होल्स के थ्रू, कितनी तरीक़ों से, मरकरी के पेरिहीलियन से और वो बेंडिंग ऑफ लाइट से जो एक्लिप्स से मेजर की थी, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट से, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब ये SR और GR बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमें ना, मैं आपको ना मैसेज देना चाहूँ, सिर्फ मैं फैक्ट्स नहीं बता रहा, हर स्लाइड में एक मैसेज है कि क्या हो क्या रहा है उसमें। तो इसमें क्या है कि आइंस्टाइन ब्रेक थ्रूज टीच अस दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स इन माइंड एट ऑल टाइम्स एंड सी इफ एनी कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन देम. These contradictions can become the seed of a new revolutionary idea. His work also makes clear the power and importance of conducting simple thought experiments to tease out the basic principle behind things. हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, किस तरह वो चीज़ें, किस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। कोई एक बड़ा काम होता है ना तो उससे हमारी फ़िलॉसफी भी चेंज होती है, कि हमें अप्रोच भी हमारी चेंज होती है। इस तरह आइंस्टाइन का भी कोट था ना कि you cannot solve a new problem के on the using the same methods that you used to solve previous problems. ठीक है, आपको कोई नई चीज़ ऐड करनी पड़ती है, उससे फिर एडिशन होती है हमारी उसमें थिंकिंग में। तो इसने क्या कहा, थ्योरेटिकल एसिमेट्री से, अब फिजिसिस्ट आज तक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं ना, वो कहते हैं यार कि ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान थ्योरेटिकल एसिमेट्रीज हैं। ये चीज़ें ना
कोई एक चीज़ प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, दूसरी चीज़ दूसरे प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो हमें इनको कंबाइन करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अब आजकल के बड़े वो हैं फिजिसिस्ट हैं जो थॉट एक्सपेरिमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, आइंस्टाइन के बाद गेडांकन एक्सपेरिमेंट्स। तो मैक्स प्लैंक ने कहा था कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कन्फर्स एन एब्सोल्यूट मीनिंग ऑन द मैग्नीट्यूड विच इन क्लासिकल थ्योरी हैज़ ओनली रिलेटिव सिग्निफिकेंस, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिलेटिविटी में एब्सोल्यूट होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज द एलिमेंट्री क्वांटम ऑफ एक्शन इज टू द क्वांटम थ्योरी। इट इज़ इट्स एब्सोल्यूट कोर स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, हमारी नेक्स्ट ग्रेट स्टेप है। ठीक है, तो इसमें प्लैंक से शुरू होता है। प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि ना क्वांटम है एक स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट है जो हमें लेना पड़ेगा, कंटिन्यूस नहीं ले सकते एनर्जी को। उससे बहुत चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, एटॉमिक ट्रांजिशंस। फिर उन्होंने 1920s में इन लोगों ने पूरी थ्योरी बना ली क्वांटम की। ठीक है, लेकिन अब ये जो पुराने हमारे आइडियाज़ हैं, मैं बता रहा हूँ किस किस तरह वो होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। न्यूटन ने, गैलीलियो ने एरिस्टोटल को ख़त्म कर दिया, हम लोगों ने न्यूटन को ख़त्म कर दिया, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, इसी तरह होता है ना, साइंस की प्रोग्रेशन होती है। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, न्यूटन जैसे लोग अपने ज़माने के रेवोल्यूशनरीज थे, वो एरिस्टोटल को ख़त्म कर रहे थे वो हर जगह से। एरिस्टोटल छाया हुआ था हर चीज़ पे, फिज़िक्स ऐसे होती है। गैलीलियो ने उसको बहुत ज़्यादा होल्स पंक्चर किए उसके थ्योरी में, और न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन भी आखिरी वो नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। हमने देखा कि रिलेटिविटी ने किस तरह न्यूटन को चेंज किया। न्यूटन की थ्योरी में तो ना कोई लिमिट नहीं है स्पीड की, कोई भी स्पीड हो सकती है न्यूटन की, इन्फिनिट स्पीड भी हो सकती है। आइंस्टाइन ने उसको चेंज कर दिया, उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने कह दिया कि चीज़ें अनसर्टन है एट द फंडामेंटल लेवल। हम कभी भी एग्जैक्टली किसी की पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम नहीं बता सकते उसका। हम सिर्फ उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, और कोई एक वेव फंक्शन है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो जब ऑब्जर्व करते हैं तो कोई एक स्टेट मिल जाती है हमें उसमें से। ज़रूरी नहीं कोलैप्स करे, बस वो मिल जाती है हमें एक स्टेट, लेकिन हम एग्जैक्टली हमें नहीं बता सकते हमें कौन सी स्टेट मिलेगी। ठीक है, वही वाली बात है जियोसेंट्रिज्म वाली बात, कि इट अग्रीज एक्सीलेंटली विद द डेटा एंड कंटिन्यूज टू डू सो टू दिस डे, बट वी स्टिल हैव लिटिल आइडिया व्हाट QM is telling us about the nature of the universe, which is similar to the situation ancient astronomers were in regarding geocentrism. They had a well functioning but complicated theory that fit the data very well, but no one knew whether it was actually how nature was behaving. वैसी बात है। Can we find a theory simpler than QM that conforms to our intuitions while also explaining all the experimental? बहुत बड़ा सवाल है ये, शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इस तरह करके जो न्यूटोनियन सर्टेनिटी थी ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स से ख़त्म होगी। न्यूटोनियन अनलिमिटेड स्पीड ऑफ एनीथिंग वो ख़त्म हो गया रिलेटिविटी से, और स्टैटिक स्पेस टाइम ख़त्म हो गया न्यूटन का जनरल रिलेटिविटी से, फिक्स स्पेस टाइम। हाँ, किस तरह? जो क्वांटम इंटेग्रल पार्टिकल्स का ट्रांसफर इंफॉर्मेशन का जो स्पीड है वो इंस्टेंट है, सेम इंस्टेंट। हाँ, तो any नहीं वो place to- हाँ वो तो वापस आ गया, तो लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ नहीं ट्रैवल करती कभी भी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फ्लुएंसेस ट्रैवल करते हैं। उसमें ये होता है एंटेंगलमेंट में कि यार आपने एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लिया ना, तो गैलेक्सी के दूसरे साइड पे ना उसकी स्टेट कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इस वाले की स्टेट क्या मेजर हुई है? आपको तभी पता चलेगा जब वो फ़ोन करेगा और बताएगा कि मेरी ये स्टेट थी। फिर आपको पता चलेगा कि यार, आपको क्या पता कि वो जो स्टेट आपको मिली है वो रैंडमली कोलैप्स हुआ है या फिर उसके मेजर करने से कोलैप्स हुआ है। जो दैट ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर वो इन्फ्लुएंस तो चला गया, लेकिन यू डोंट नो व्हाई इट हैपेंड। तो इन्फ्लुएंस की स्पीड तो इन्फ्लुएंस की स्पीड, हाँ, इन्फ्लुएंस की स्पीड तो वो अनलिमिटेड है, इन्फ्लुएंस की स्पीड है। क्वांटम मैकेनिक्स ने ये एक चीज़ जो है वो कर दी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रैवल कर सकती फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये बात है, इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल ट्रैवल करते हैं इंस्टेंटेनियसली। बड़ी अजीब बात है, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। ये बोहर का क्वांटम मैकेनिक्स हैजंट प्रोफाउंडली शॉक यू हैवंट अंडरस्टूड इट येट। बिग बैंग थ्योरी आ गई। अब 2 स्लाइड्स मेरी रहती हैं, 2 मेन वो रहते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का तो पता ही है आप लोगों को। एडविन हबल ने पहले एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स डिस्कवर कर लिया अपने उससे टेलीस्कोप से एक्सपेंशन हो रही है, और इन दोनों ने CMB डिस्कवर कर ली, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि लेफ्ट ओवर रेडिएशन है, जो कि बिग बैंग से बचनी चाहिए अभी तक। ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, तो इससे हम पहुंच गए बिग बैंग थ्योरी तक। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव बीन एबल टू पीस टुगेदर द स्टोरी ऑफ आवर ओरिजिन, समथिंग दैट प्री हिस्टोरिक पीपल्स कुड ओनली डू इन देयर इमेजिनेशंस एंड व्हाट मोस्ट साइंटिस्ट थ्रू आउट हिस्ट्री कंसिडर्ड इम्पॉसिबल गिवन द स्केल ऑफ द यूनिवर्स।
बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे जो कि कॉस्मोलॉजी को इम्पॉसिबल समझते थे एडविन हबल से पहले। वो कहते थे यार इतने बड़े यूनिवर्स को नहीं हम समझ सकते, हम कॉस्मोलॉजी की बातें ना करो, हम सिर्फ अर्थ पे रह के हम इधर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। कॉस्मोलॉजी को वो एक उस तरह से ना एक वो समझते थे, एक स्यूडो साइंस हो गई या फिर एक ना बहुत ही एक फार फ्लंग किस्म की फेच किस्म की चीज़ समझते थे। रिस्पेक्टेबल नहीं थी कॉस्मोलॉजी फॉर मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो जब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आए हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स आए हैं, हमने स्पेस में भेजे हैं, फिर कॉस्मोलॉजी रिस्पेक्टेबल फील्ड बनी है। अब तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल फील्ड्स है। पहले कोई नहीं सीरियसली लेता था कॉस्मोलॉजी को, कि आपको पता ही नहीं है, आपके पास आप देख ही नहीं सकते नहीं दूर दूर तक, तो आप कैसे बता सकते हैं कि यूनिवर्स इस तरह शुरू हुई, यूनिवर्स की ये शेप है। ठीक है, ये और जो लास्ट ब्लो है न्यूटोनियन फिजिक्स पे, वो ना केओस थ्योरी से होता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड लिमिट भी आ गई, उसके अंदर आ गई, और आपकी स्टैटिक स्पेस टाइम, एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम भी ख़त्म हो गया, रिलेटिविटी से सर्टेनिटी भी ख़त्म हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स से, प्रिडिक्टिबिलिटी इससे ख़त्म हो गई आपकी केओस थ्योरी से, और बहुत सब कुछ ही ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो केओस थ्योरी ने हम, इससे पहले हमें क्या लगता था, न्यूटोनियन फिजिक्स हमें लगता था कि हमारे पास इक्वेशंस हैं, चलो क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ दो, हमारे लेवल पे बॉल्स की आपने कोलिजन्स देखनी है तो आप उनको तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना न्यूटोनियन फिजिक्स से फॉर एवर। लेकिन केओस थ्योरी ने कहा कि ओनली फॉर अ वेरी फ्यू सेलेक्टेड सेट ऑफ सिस्टम्स, जो कि लीनियर सिस्टम्स हैं आपके। ज़्यादातर सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में वो नॉन लीनियर सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर केओस होती है। अगर वो 3 डायमेंशंस में और वो नॉन लीनियर है, उनके अंदर केओस होगी, उनको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप मतलब प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं उन्हें, थ्योरेटिकली आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप, लेकिन लप्लास डीमन का क्या आइडिया था, लप्लास का आपको पता होगा। लप्लास ने थॉट एक्सपेरिमेंट दिया ना कि एक डीमन मैं इमेजिन कर सकता हूँ जिसके दिमाग के अंदर ना सारे के सारे पार्टिकल्स जो यूनिवर्स के, उनकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और फोर्सेज उन पे लग रही हैं, वो उसके अंदर स्टोर्ड होंगी, तो वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन केओस थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है ना इनिशियल कंडीशंस में दो चीज़ों का, वो एक्सपोनेंशियली डाइवर्ज करती हैं फ्यूचर में, तो बटरफ्लाई इफेक्ट। तो अगर आपको इन्फिनिट प्रिडिक्टिबिलिटी चाहिए ना इन्फिनिट टाइम तक, तो आपको इन्फिनिट स्टोरेज चाहिए, आपको इन्फिनिट डेसिमल प्लेसेस तक उसकी इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर आपको फाइनाइट तक पता है तो वो ऐसे से डाइवर्ज होगी, इवेंचुअली वो प्रिडिक्शन से बाहर चली जाएगी। और लप्लास डीमन को का फिर इन्फिनिट दिमाग होना चाहिए, इन्फिनिट दिमाग तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो लप्लास डीमन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता आपके केओस थ्योरी के बाद। ठीक है, तो आपको इन्फिनिट डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो ये किस तरह डिस्कवर हुआ, पहले तो पॉइंकारे था जो कि स्पेशल रिलेटिविटी तक भी पहुंच गया था, बड़ा क्लोज आ गया था। उसको जो है ना मेरे ख्याल से कोई फ्रांस की कोई साइंटिफिक सोसाइटी थी, उन्होंने चैलेंज पोज किया था कि जो 3 बॉडी प्रॉब्लम है ना न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, 3 बॉडी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो 2 बॉडी प्रॉब्लम है कि ना सन और अर्थ है, उनकी मोशन बता दें आप, वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। लेकिन आप एक तीसरी बॉडी लें जिसका मैस कंपेरेबल है उन दोनों बॉडीज़ के साथ, बहुत छोटा नहीं है, फिर तो वो इग्नोर हो सकता है। अगर कंपेरेबल मैस है ना सन, अर्थ और मून है, उनका मोशन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो न्यूटन से भी नहीं हुआ और वो किसी से भी नहीं हुआ अंटिल पॉइंकारे ने प्रॉब्लम पे काम किया। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, इसका कोई क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन, एनालिटिकल सोल्यूशन है ही नहीं, मैं फार्मूला नहीं दे सकता इसका। इसके अंदर उसने कहा कि केओस होती है इसके अंदर वो तमाम फेस स्पेस, पूरे फेस स्पेस को फिल कर देता है, इनका जो मोशन है क्योटिक है। ठीक है, और उसके बाद ये लॉरेंट्स था, ये एक MIT में एक मीटियोरोलॉजिस्ट था, वेदर स्टडी कर रहा था। इसने 4-5 इक्वेशंस का एक सिस्टम बनाया था, उसके अंदर प्रेशर थी, विंड वेलोसिटी थी, टेम्परेचर था, एल्टीट्यूड था, इस तरह करके 4-5 वेरिएबल थे। वो सुपर कंप्यूटर पे इक्वेशंस उसने फीड की, कुछ इनिशियल कंडीशंस दी उसने फिर देखा क्या वेदर का आउटकम आ रहा है उसमें। उसके बाद फिर उसने ना फिर से रीरन करनी थी कैलकुलेशन, लेकिन उसने लंच ब्रेक पे भी जाना था, उसको जल्दी थी। तो फिर उसने पहली कैलकुलेशन में उसने जो उसके अंदर रीडिंग्स दी थी ना, वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक दी थी। उसने ना जल्दी में ना उसने ना आखिरी 3 काट दी, उसने ना पहली 3 डेसिमल प्लेसेस तक दे दी। उसने कहा क्या फ़र्क पड़ेगा, इतनी आखिरी क्या 100th प्लेस 1 मिलियंथ प्लेस से क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर रीडिंग्स पे। चला गया, वापस आया, बिल्कुल ही डाइवर्ज कर गई उसके जो आउटकम, तो वेदर कुछ और ही हो गया, इतनी छोटे उससे थाउजेंड्स और 100,000 प्लेस से। उसको समझ नहीं है, उसने कहा कोई एरर तो नहीं है, लेकिन उसको बड़ा चलाक था, उसको बड़ी जल्दी समझ आ गई कि हुआ क्या। उसने कहा नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, इट इज़ केओस। स्मॉल चेंज इन इनिशियल कंडीशंस होते हैं, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर सिस्टम है जिसकी सेल्फ इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको एक्सपोनेंशियली डाइवर्ज करवा देंगे ट्रैजेक्टरीज। डेसिमल प्लेसेस कम किए तो ऑब्वियसली आगे अज्यूम किया गया कि वो 0,0,0,0 है। हाँ, जीरो की वैल्यूज ख़त्म हो गई, 0,0,0 हो गई, चेंज हो गई ना। पहले कुछ थी, लेकिन उसको लगा क्या फ़र्क पड़ेगा इससे,
कुछ ही घंटों में वो क्या से क्या होगी वो चीज़। इससे फिर उसने कहा केओस, फिर उसने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम, इसने एक लेक्चर दिया एक जगह पे जाके, उसमें उसने टाइटल में लिखा बटरफ्लाई इफेक्ट, वहाँ से बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम आया। आगे फिर ये लोगों ने और सिस्टम डिस्कवर किए नेचर में जो कि नॉन लीनियर थे, उनके अंदर केओस थी, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं। Thus the idea of Laplace's demon received a major blow. To know everything to infinite precision, one would need infinite memory capacity. If you employ finite precision in your calculations, you are bound to encounter errors at some point in your calculation. अगर system non-linear है, rendering your predictions beyond that point useless. This is what makes weather predictions so difficult. So the lesson here is that even the most well-accepted and well-tested theories can have unexpected sides to them. A major pillar of the Newtonian paradigm, namely perfect predictability, fell at the hands of chaos theory and made us realize that nature is much richer and more devious than we had ever imagined. ठीक है, ये वो है। ये पता है क्या है, ये जो लॉरेंट्ज है ना, उसने जो अपनी जो वेरिएबल्स थे उसके प्रेशर टेम्परेचर वगैरह 3 डायमेंशन में उसने 3 वेरिएबल्स लेकर उनको प्लॉट किया ओवर टाइम। ये टाइम शाइम इसमें नहीं है, टाइम हम खुद ही इवॉल्व करवा रहे हैं इसमें। एक डायरेक्शन में एक वेरिएबल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एल्टीट्यूड है, और फिर उसको एक पॉइंट से शुरू किया, जिस पॉइंट से शुरू किया ये उसका इनिशियल कंडीशन है, फिर उसको छोड़ दिया, फिर वो इवॉल्व कर रहा है। तो वो एक रिपीटेड प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे नहीं इवॉल्व कर, एक सर्कल नहीं बना रहा वो, या फिर कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं बना रहा, बल्कि इट इज़ ऑक्यूपाइंग ऑल रीजन्स ऑफ फेस स्पेस ओवर टाइम। हर पॉइंट को वो एक्सेस कर रहा है और कभी भी अपने पुराने पाथ पे वापस नहीं जा रहा वो, ये इसकी ख़ास बात है। तो स्पेस फिलिंग कर्व की तरह है। फिर इसी में ना फ्रैक्टल्स की बात आ जाती है, फ्रैक्टल्स भी निकलते हैं केओस के जो है ना, ये डायग्राम्स होती हैं केओस की जो कि फिल कर देती हैं स्पेस को, उससे फ्रैक्टल्स निकलते हैं। फ्रैक्टल्स का बड़ा डीप कनेक्शन है केओटिक सिस्टम्स के साथ, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई जैसी भी लगती है ये चीज़, तो इसको बटरफ्लाई कहते हैं। तो खैर ये पूरा लेक्चर था, तो ठीक है, तो मैंने बस ये इसका था, ठीक है ना। वैसे ही जो आखिर में बेसिक मैसेज बस ये था कि देखो इस तरह करके चीज़ें चेंज हुई। एंशिएंट रिलीजन से हमने शुरू किया कि गॉड हर चीज़ पे इंटरफेयर करते हैं, उसके बाद हमने कहा कि गॉड हर चीज़ पे नहीं इंटरफेयर करते और चीज़ों को हम सिंपल चीज़ों की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लेट आए थे ना, शुरू से मैंने ये कहानी इस तरह लेके चला था मैं, किस तरह मॉडर्न साइंस तक हम पहुँचे। शुरू में ये था कि एवरीथिंग कॉम्प्लेक्स शुड बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि ना हमें गॉड्स ने बनाया, फिर उनको औरों ने बनाया, उनको ये, तो वो ना वो है टर्टल ऑन टर्टल वाली बात है, उससे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं होता उससे। हाँ, ये गॉड ऑफ द गैप्स, हाँ हाँ, वो तो बस कहते थे कि हर चीज़ ही सुपर नेचुरल है ना, वो फिर गॉड ऑफ द गैप फिर बाद में आ जाता है जब आप थोड़ा नेचुरलिज्म को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। तो खैर ये शुरू में था आइडिया कि कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स द कॉम्प्लेक्स। फिर किसी ने कहा, थेलीज आया, उसने कहा कि नहीं कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स सिंपल हम करेंगे। उसने कहा कि हर चीज़ जो है ना पानी की बनी हुई है, वो एक आइडिया था, नेचुरलिस्टिक आइडिया था। फिर एटमिज़म वगैरह आ गया। फिर उसके बाद प्लेटो आ गया। प्लेटो ने कहा कि हर चीज़ के अंदर गॉड्स की इंटरमिंगलिंग नहीं है, गॉड सिर्फ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पे थे और उस टाइम उन्होंने यूनिवर्स को स्टार्ट किया, लेकिन ये उसके बाद छोड़ दिया यूनिवर्स। फिर नेचुरल लॉज, हाँ डेइज्म टाइप कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एरिस्टोटल आया, उसने यही चीज़ मानी, उसने फर्स्ट कॉज वाली, वो भी नहीं मानता था कि हर चीज़ में गॉड्स की इंटरफेरेंस है। लेकिन प्लेटो जो था ना, वो एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो कहता मैथमेटिक्स पढ़ो और बस जाओ, ऊपर का सोचो, बस जो है ना हवाई थ्योरम्स का सोचो, एब्स्ट्रैक्ट प्योर मैथमेटिक्स क्या ये तो रियल वर्ल्ड तो इम्परफेक्ट फॉर्म्स हैं, परफेक्ट फॉर्म्स को समझना है तो फिर फिलोसफी पढ़ो और मैथमेटिक्स पढ़ो। एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल गलत है, फॉर्म्स कोई एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, उसके थ्रू हमें नॉलेज मिलेगी। तो उससे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन का आइडिया आ गया। फिर एटमिस्ट्स आ गए, उन्होंने मटीरियलिज्म का आइडिया दे दिया कि हर चीज़ को मटीरियली एक्सप्लेन किया जा सकता है। उन्होंने जो फर्स्ट कॉज को भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, एटमिस्ट ने। आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेशन हो रही है। फिर बेकन साहब आए, बेकन ने कहा कि डिडक्शन को छोड़ो, डिडक्शन बाद में, पहले इंडक्शन, उसके बाद डिडक्शन, लॉजिक बाद में अप्लाई करो, पहले ऑब्जर्वेशन से अपनी थ्योरी बनाओ, फिर उस पर डिडक्शन अप्लाई करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर गैलीलियो ने न्यूटोनियन फिज़िक्स को, अरिस्टोटेलियन फिज़िक्स को ख़त्म कर दिया। अपने विलियम हार्वी ने पुरानी मेडिसिन को ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन करो, हो गई मेडिसिन, फिज़िक्स भी हमारी एग्जैक्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद न्यूटोनियन फिज़िक्स आ गई, उसके बड़े सक्सेसेस थे। फिर आइंस्टाइन और क्वांटम आया और केओस थ्योरी आई, ये तीन है, रिलेटिविटी, क्वांटम फिज़िक्स और केओस, तीनों 20वीं सेंचुरी के रेवोल्यूशन है। इन्होंने न्यूटोनियन फिज़िक्स को भी बुनियादें हिला दी इसकी, ठीक है। तो अभी हम इस स्टेज पे हैं। अभी
तो आपने तो इसमें क्या है हमारे पास, और सॉरी आर्चिमीडीज को तो मैं भूल ही गया। आर्चिमीडीज ने क्या कहा, उसने कहा मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल करनी है साइंस करने में। वो पहला बंदा था जिसने सीरियसली लिया कि मैथमेटिक्स को अप्लाई करूँगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें रिडक्शनिज्म चाहिए हमें, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल चाहिए, हमें ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, हमें मैथमेटिक्स चाहिए, हमें इंडक्शन चाहिए, बस हम और हमें थ्योरी चॉइस वाली बात भी है कि हमें सिंपलर थ्योरी चूज़ करनी है हमने, ये वाली बातें। तो आपने आखिर में लेप्लास डीमन की बात की, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन डिटर्मिनिज्म और फ्री विल का। इवन लोग कहते हैं कि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के अगर हमें सारी इनिशियल कंडीशंस पता हो और देयर आर लॉज ऑफ नेचर हमें सारे पता हो, देन वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर एज इट इज। मगर उस पर ब्लो फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी देता है कि वी कैन नॉट एट ऑल टाइम, वी कैन नॉट, लेकिन उससे फ्री विल तो नहीं बचती, उससे बस ये हो जाता है कि ना सर्टन के बजाय रैंडम हो जाती है चीज़ें। रैंडमनेस भी कौन सी हमारे हाथ में है। तो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के अंदर डू यू बिलीव? हाँ, लेकिन नहीं, डिटर्मिनिज्म तो क्वांटम मैकेनिक्स से तो फिर डिटर्मिनिज्म नहीं रहती आपकी, क्वांटम मैकेनिक्स से डिटर्मिनिज्म नहीं रहती। लेकिन ये मतलब नहीं कि फ्री विल है। फ्री विल तो ऐसी फ्री विल तो ये है कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ यूनिवर्स की हैपनिंग्स को। ऐसा तो नहीं है मैं तो यूनिवर्स का एक पार्ट हूँ, यूनिवर्स से अलग तो नहीं हूँ मैं। तो मेरे पे भी वही लॉज अप्लाई हो रहे हैं जो कि और चीज़ों पे अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं कैसे एक ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स खुद लॉज को कैसे चेंज कर सकता हूँ? बटरफ्लाई इफेक्ट, मैंने ये चुटकी मारी तो फिर हाँ। भी इफेक्ट और बहुत सारे सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, तो आप चुटकी आपने खुद सोच के मारी या फिर जो पहले एटम्स की दिमाग में वर्किंग थी उन्होंने आपको कंपेल किया कि आप चुटकी मारो? फिलोसॉफिकल ये है ना। इनको दे दें। एक तो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बता दें, और दूसरा ये कि कोई ऐसी थ्योरीज अब आ रही हैं जो क्वांटम फिजिक्स को भी अंडरमाइन कर रही हैं। हाँ, नहीं, क्वांटम फिजिक्स को तो अभी किसी चीज़ ने भी अंडरमाइन नहीं किया। बहुत ही सॉलिड है क्वांटम फिजिक्स तो हमारी, बस उसकी इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं कि हम किस तरह उसको समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें असल में क्या कह रही है, तो इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। इसकी एक कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है जिसमें ये है कि एक ही रियलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो वेव फंक्शन है आपका वो एक ख़ास प्रोसेस होता है, उसका हमें नहीं पता कि वो किस तरह होता है, उसको मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके तहत आपकी वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है एक स्टेट के अंदर, आपको वो चीज़ मिल जाती है। एक मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है, उसमें ये है कि कोई कोलैप्स वगैरह नहीं होता, उसमें बस ना वर्ल्ड स्प्लिट हो जाती हैं आपकी। एक वर्ल्ड एक स्टेट दे देती है, एक वर्ल्ड दूसरी स्टेट दे देती है, एक वर्ल्ड तीसरी स्टेट दे देती है। आप यू जस्ट हैपन टू बी इन वन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको लगता है कि स्टेट कोलैप्स हो गई है। और इसके अलावा पायलट वेव थ्योरी भी है जिसमें ये है कि एक पार्टिकल है, उसको एक वेव और पार्टिकल जो है ना वो कंबाइंड है। उसमें एक तरह से वेव है, वो पार्टिकल को गाइड करता है, और ये जो वेविकल है ये स्पीड ज़्यादा तेज़ भी ट्रैवल कर सकता है। तो उसमें फिर ये होता है कि उसमें ये फास्टर देन लाइट इन्फ्लुएंसेस ट्रैवल कर सकते हैं वो पायलट वेव थ्योरी के अंदर। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो बेसिक कैलकुलेशंस है ना उसकी वो सेम है इसकी बिल्कुल, और उसके अंदर कोई ख़ास इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो इस वजह से ये लोग लाए हैं कि ना क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो रिलेटिविटी के साथ, जनरल रिलेटिविटी के साथ कंबाइन नहीं हो सकती। ये इम्पॉसिबल है इनको कंबाइन करना। तो हमें एक और थ्योरी चाहिए जो कि दोनों को नेचुरली इनकॉर्पोरेट कर सके। तो स्ट्रिंग थ्योरी करती है इनको इनकॉर्पोरेट। स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर नेचुरली ग्रेविटॉन भी निकल आता है आपको, और स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स भी निकल आते हैं इसमें। लेकिन अभी इसको उन्होंने प्रिसाइसली अभी तक उन्होंने निकाले नहीं है, लेकिन ये उसके अंदर ये वो थ्योरी हमें बताती है कि ये चीज़ उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। बल्कि स्ट्रिंग थ्योरीज इतने कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि अगर जनरल रिलेटिविटी आइंस्टाइन ना पहले डिस्कवर करता तो हमने कर लेनी थी डिस्कवर, क्योंकि इसके अंदर से स्पिन टू पार्टिकल की प्रोडिक्शन आती है जो ग्रेविटॉन है। वो कहते हैं अच्छा स्पिन टू पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, फिर वो ग्रेविटॉन होगा, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, टेंसर होगा वो और फिर उससे स्पेस टाइम कर्वेचर होगा, वो सारी चीज़ें। तो स्ट्रिंग थ्योरी पे भी काम हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, तो अभी वो उस तरह से एक्सेप्टेड नहीं है, 100% एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन वन ऑफ आवर लीडिंग थ्योरीज है फॉर कंबाइनिंग क्वांटम मैकेनिक्स एंड ग्रेविटी। अच्छा, हमने ये इतने सारे टूल्स हाँ, इन सब टूल्स को इस्तेमाल ऊपर इन कर सब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्या हम एबनॉर्मल डार्क मैटर को डिस्कवर अच्छा, हम किसी इवेंट में गए थे कल जहाँ पे एक साहब आए, उन्होंने अपेरेंटली पीएचडी की हुई थी, तो उनसे एक सवाल पूछा गया, तो वो सवाल को उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, मिस इंटरप्रेट कर लिया, या फिर उनसे कोई गलती होगी, स्लिप ऑफ द टंग हो गई, लेकिन बजाय अपनी गलती मानने के उन्होंने नई नई चीज़ें इन्वेंट करना शुरू कर दी स्टेज पे। तो किसी ने डार्क मैटर का पूछा, तो वो कहते हैं अच्छा दो तरह के डार्क मैटर होते हैं, एक एबनॉर्मल डार्क मैटर होता है और एक नॉर्मल डार्क मैटर होता है, और नॉर्मल डार्क मैटर 80% होता है एबनॉर्मल। मैंने पूछा कि क्या होता है, उन्होंने कहा ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो
मुझे भी नहीं पता, वो मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बातें हैं। हो भी सकता है यार, वी माइट नॉट बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, है ना। हाँ, माइक एक उसे दे दो ना, एक पीछे दे दो माइक, और एक मेरा एक क्वेश्चन रिगार्डिंग द बिग बैंग थ्योरी है कि अर्ली स्टेजेस पे देयर वाज अ मोमेंट व्हेन सिमेट्री ब्रेकिंग प्रोसेस हैपेंड। तो इससे कहा जाता है कि देयर इज नो रीज़न बीइंग, कोई इसके पीछे रीज़न नहीं अभी तक ढूंढी जा सकी। तो व्हाट्स योर इनसाइट्स इनटू इट कि सिमेट्री ब्रेकिंग क्यों हुई थी, और इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें कि व्हाट इज सिमेट्री ब्रेकिंग। यार सिमेट्री ब्रेकिंग तो मतलब हमारी थ्योरीज के अंदर ये एक मतलब एक इनकॉर्पोरेटेड चीज़ है कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग होगी, कि मतलब अब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अगर यूनिवर्स के बड़े अर्लीस्ट टाइम्स में चले जाएं, तो फिर ये हमारी थ्योरीज देखो, जिस तरह अब्दुल सलाम ने जो हमें थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रो वीक थ्योरी दे दी थी उन्होंने हमें। तो वो एक पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल है वो, कि इलेक्ट्रो वीक थ्योरी जो है उसमें दोनों चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। अब वो एक ख़ास स्केल होता है एनर्जी का, जिसके बाद वो चीज़, वो इलेक्ट्रो वीक थ्योरी एप्लीकेबल होती है। जब आप उस स्केल से नीचे आ जाते हैं, लोअर एनर्जीज पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ें स्प्लिट हो जाती हैं। इसे बस वो कहते हैं स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, और ये कंडेंस मैटर फिजिक्स से आइडिया है स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग का, कि मतलब कोई मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह मतलब ये है कि आपका वो है पानी, जैसा पानी है, पानी को आप ठंडा कर रहे हैं, तो पानी में पहले कोई भी सिमेट्री नहीं है, उसमें हर डायरेक्शन सेम है, लेकिन फिर ठंडा कर रहे हैं तो रैंडमली एक ख़ास डायरेक्शन सेलेक्ट हो जाएगी, उसके अलॉन्ग वो क्रिस्टल्स अलाइन हो जाएंगे, तो स्पॉन्टेनियसली सिमेट्री ब्रेक हो गई। अब बट देयर वाज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री ब्रेकिंग कि जब बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ द यूनिवर्स लाइक 10⁻⁻13 गट वाली, बिल्कुल, तो उसमें टेम्परेचर इतने ज़्यादा हॉट थे कि साइमल्टेनियसली एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही थी और पार्टिकल्स एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। लाइक वी नो के व्हेन मैटर एंड एंटी मैटर कोलाइड्स, या वो जब एनाहिलेट होते हैं, दे बिकम्स एनर्जी, and from energy they can spontaneously become a pair of particle and antiparticle. लेकिन in that moment when 1 billion antiparticles बने, एसिमेट्री आ गई, पार्टिकल थोड़े ज़्यादा थे। इसका नहीं हमें पता कि एग्जैक्टली किस तरह इस पे CERN पे काम हो रहा है, इस पे जो उनके ना LHC-b वाला एक्सपेरिमेंट, उस पर वो देख रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं कि अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ना मेरे ख्याल से ब्यूटी क्वार्क्स पे वो काम कर रहे हैं, दूसरे एक ख़ास किस्म के वो देख रहे हैं कि ना फेस ट्रांजिशंस, वो देख रहे हैं कि ना कुछ प्रोसेसेस जो कि मैटर के लिए डिफरेंट रेट से हों और एंटी मैटर के लिए थोड़े से डिफरेंट रेट से हों, अगर उनको ऐसी कोई प्रोसेस मिल गया जो कि मैटर के लिए डिफरेंट होता है, एंटी मैटर के लिए डिफरेंट होता है, तो फिर उनके डीके रेट्स डिफरेंट हो जाएंगे उनके, फिर इसका मतलब है कि एक चीज़ बच जाएगी। जब आप पूरी सिमेट्री रखेंगे फिर तो देयर इज़ नो रीज़न कि मैटर बचे एंटी मैटर बचे, ख़त्म हो जाना चाहिए था उसे। तो इस पर भी काम हो रहा है, इस पर भी एग्जैक्टली नहीं पता अब कि क्या एसिमेट्री है, कुछ ना कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से ये कुछ बच गए। वो कहते 1 part in million और समथिंग, वो 1 part in a billion, बिलियन, that constructs the whole universe. एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा ये ओपन क्वेश्चन है अभी ये। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए एंटी जो प्रोटॉन है उसकी जो फॉर्म है, मतलब आप मैग्नेटिक के अंदर ही उन्होंने रखा हुआ है सन के अंदर, वो एज स्टेबल एज प्रोटॉन है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन अराइज होता है। और बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगे, डिकेज होंगे, जिसमें जो एंटी मैटर है वो ज़्यादा जल्दी डिके होगा एज कम्पेयर टू मैटर। इस पे भी काम हो रहा है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या है, वी डोंट नो येट। ये बड़ा ओपन एंडेड है, उसको देना। सर पूछना जी सर। शहरियार साहब ये बताइएगा कि कितने परसेंट साइंटिस्ट जो हैं वो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड रखते हैं और खुदा पे यकीन रखते हैं, किस हद तक और किस किस्म के खुदा पे यकीन रखते हैं? और बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि डॉक्टर सलाम ने तो एक्चुअली प्लेजराइज किया किसी और साइंटिस्ट के काम को, और वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे, आजकल अमेरिका में होते हैं, तो वो ये कहते हैं। अच्छा। और दूसरा वो कहते हैं जी कि डॉक्टर सलाम की जो मोटिवेशन थी वो भी रिलीजियस थी। हाँ,
उस पर इस पे ना सर्वेज हुए हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट इसके स्टैट्स अभी नहीं पता, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन ना जो मेजॉरिटी, आप जब साइंटिस्ट को उन्होंने सर्वे किया ना, तो मेजॉरिटी जो थे वो एग्नोस्टिक थे या फिर एथियस्ट थे, वो किसी गॉड पे वो बिलीव नहीं करते। काफ़ी कम है, 10-20% मेरे ख्याल से होंगे। उसके अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पिरिचुअल हैं, वो एग्जैक्टली लिटरली नहीं बिलीव करते चीज़ों में। बड़े कम हैं जो कि लिटरली जो चर्च भी जा रहे हैं और कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं बस पोल्स ये बताते हैं, सर्वेज ये बताते हैं। और ये अब्दुल सलाम जो हैं, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कोई प्लेजराइज वगैरह किया है, क्योंकि एक एकेडमिक कम्युनिटी होती है, इन्होंने बड़े बड़े कॉलीग्स के साथ उन्होंने काम किया है, नोबल लॉरियट्स के साथ उन्होंने काम किया है। अगर इनको आती नहीं होती चीज़ें कि उन्होंने प्लेजराइज़ किया, तो ये उनके साथ कैसे काम करते हैं। उन्होंने पेपर्स लिखे हुए हैं, वुल्फगैंग पॉली को उन्होंने अपना पेपर दिखाया था, वो इम्प्रेस हुआ था इनसे। तो ये तो खैर बहुत ही कोई एक अजीब बात है कि ना उन्होंने, उनका काम फेक है। और तीसरी बात अभी क्या थी? ओके हाँ, वो उन्होंने रिलीजियसली इंस्पायर हुए थे। हाँ, उसके वो उसमें सच है, उन्होंने खुद ही कहा है अब्दुल सलाम ने कि ना वो कि जो यूनिटी ऑफ गॉड है, तौहीद का कॉन्सेप्ट है, वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता था। तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने कोशिश की कि ना किसी तरह फोर्सेस को भी कंबाइन किया जाए, यूनिटी की तरफ जाया जाए। लेकिन इसके बगैर भी ये हो सकता है, आपको इस तरह के रिलीजियस बिलीफ होना ज़रूरी नहीं है। ये ना नेचुरली साइंटिस्ट के अंदर ये चीज़ होती है कि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं, यही वाली बात है। तो स्टीवन वाइनबर्ग भी था, उसको तो कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं थी, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि हम ज़्यादा चीज़ों को कम चीज़ों के टर्म्स में एक्सप्लेन करें। जो एक इक्वेशन हो तो उसके लिए कोई रिलीजियस बिलीफ से शायद आपको और पुश मिल जाए उस तरफ, लेकिन विदाउट इट भी ये एक नेचुरल इम्पल्स है कि आप ना चीज़ों को कम करने की कोशिश करेंगे, आप यूनिफाई करने की कोशिश करेंगे। उससे आप, और उससे हमने देखा भी है थ्रू द हिस्ट्री ऑफ साइंस कि जब चीज़ें कंबाइन होती हैं तो आप ना क्लोजर टू ट्रूथ जाते हैं आप। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पहले बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड्स होती थी, इनका कोई ताल्लुक नहीं था आपस में। किसी ने जो है मैग्नेट को वायर ऑफ करंट के करीब लेकर आया, और वायर ऑफ करंट किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं थी, वो मैग्नेट करीब ले, उसमें से करंट फ्लो करने लगा। उन्होंने कहा ओह, इनके दरमियान कोई रिलेशन है। और एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर मैक्सवेल ने कहा कि ये दोनों असल में एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। कभी एक चीज़ आइसोलेट हो सकती है, कभी दूसरी चीज़ हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली दे आर द सेम। फिर अब्दुल सलाम ने नेक्स्ट काम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को वीक से कनेक्ट कर दिया उन्होंने, और अब नेक्स्ट यूनिफिकेशंस पे काम हो रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि अभी हम रिकन्सिलिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी की बात कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज वगैरह के बारे में बात हुई थी। तो एक असर कादिर ने रॉजर पेनरोज का ट्विस्टर थ्योरी के ऊपर काम किया हुआ था, तो एक उसके बारे में थोड़ा सा कि योर ओपिनियंस ऑन दैट, और दूसरा कि जो कंडेंस मैटर फिज़िक्स इस फ्रंटियर मतलब एक लेके चल रही है, तो कंडेंस मैटर फिज़िक्स का की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है इन फ्यूचर इन दोनों फील्ड्स की रिकन्सिलिएशन में? यार ट्विस्टर थ्योरी तो मैंने नहीं पढ़ी हुई, ट्विस्टर थ्योरी के बारे में इतना नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये है कि ना अभी वो इतनी ज़्यादा कोई एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है। पेनरोज ने जब उसको प्रपोज किया था तब तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट थी, लेकिन अब ना स्ट्रिंग थ्योरीज भी हैं, जिसने एडवर्ड बेटन है, उन्होंने ना ट्विस्टर थ्योरी को ना स्ट्रिंग थ्योरी में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो एक तरह से ट्विस्टर थ्योरी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। तो अगर आपने उस डायरेक्शन में जाना है तो आप स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका कि कंडेंस मैटर फिज़िक्स, तो कंडेंस मैटर फिज़िक्स की तो यार बहुत एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन ना थ्योरेटिकल भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह ना SYK मॉडल है, शायद आपने सुना उसका, ये कुछ अरसे पहले, कुछ 10 ईयर्स पहले ये मॉडल आया है, सचदेव ये किटायब मॉडल। तो ये ना ऐसा मॉडल है स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फर्मियॉन्स का, कि जो कि ना ब्लैक होल्स का एनालॉग बन जाता है, ग्रेविटेशन का एनालॉग बन जाता है। तो बजाय इसके कि आप ब्लैक होल्स को जाके डायरेक्टली स्टडी करें, असल वाले ब्लैक होल्स नहीं, 2D ब्लैक होल्स बनते हैं, एक ख़ास एक मॉडल है ब्लैक होल्स का, लेकिन आप इनको स्टडी करके आप ब्लैक होल्स को समझ सकते हैं ग्रेविटी ADS CFT कोरिस्पोंडेंस के तहत, कि ना वो ये एक क्वांटम सिस्टम है जिसकी जो इंटरेक्शंस हैं वो आपको एक हायर डायमेंशनल वो ग्रेविटी दे देती हैं आपको। तो इस तरह करके एनालॉग के तौर पे ना लोग इनको स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी वाले बहुत सारे हैं जो कंडेंस मैटर फिजिक्स को स्टडी करें। SYK मॉडल बहुत हॉट है आजकल स्ट्रिंग थ्योरी में, ये इसकी एप्लीकेशंस है। और भी इसकी हैं, इस तरह ये सुपर कंडक्टर्स की भी रिसेंटली आई थी, जो न्यूज़ आई थी, अगर ऐसी कोई चीज़ बन जाए तो वो तो हमारी पूरी सोसाइटी रेवोल्यूशनाइज हो जाए, अगर रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बन जाए। तो इसी में मेरा भी जो काम होगा PhD में वो कंडेंस मैटर फिजिक्स में ही होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकली भी बहुत राइप है, बहुत ज़्यादा वो है, फर्टाइल है, और प्रैक्टिकली भी बहुत इसकी बन सकती हैं एप्लीकेशंस। बजाय कॉस्मोलॉजी के, कॉस्मोलॉजी में भी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी बन गया, बस इसमें नई से नई ऑब्जर्वेशन होगी, रेवोल्यूशन आने का कोई खास चांस नहीं है। और क्वांटम ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी बहुत मैथमेटिकल हो गई है, स्ट्रिंग थ्योरी कोई उसका पता नहीं है कि
कोई इसमें आउटकम इसका आएगा नियर फ्यूचर में या नहीं, और मैं उस तरफ नहीं पढ़ना चाहता अभी। नहीं फिलोसफी तो नहीं, काम तो उस पर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि फिलोसफी है यार। नहीं यार देखो, एक्सपेरिमेंटल कोई तरीका ही नहीं है ना उसको भी मेजर करने का, तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही कर सकते हैं ना, तो वो कर रहे हैं लोग, क्या पता आ जाए कोई एक्सपेरिमेंटल उसका एनालॉग भी आ जाए, बल्कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल भी उस पर किया हुआ है एक तरह से। जो हॉकिंग जो है ना, हॉकिंग रेडिएशन जो सॉरी एंट्रोपी ऑफ ब्लैक होल है, जो कि हॉकिंग ने उसका फॉर्मूला दिया था, बेकेनस्टाइन हॉकिंग एंट्रोपी, तो ब्लैक होल का एक ख़ास वर्जन है, हमारा 3D वाला ब्लैक होल नहीं, उसकी जो एंट्रोपी है ना वो इन लोगों ने स्ट्रिंग थ्योरी से निकाली है उसकी एंट्रोपी। तो फिर स्ट्रिंग थ्योरी गलत तो नहीं हो सकती 100%, अगर वो एक आपको रियल वर्ल्ड की चीज़ दे रही है, आपको एक ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी दे रही है। और भी बड़ी सक्सेसेस हैं स्ट्रिंग थ्योरी की। स्ट्रिंग थ्योरी से डायरेक्ट ग्रेविटी निकलती है, जनरल रिलेटिविटी आप डिराइव कर सकते हैं स्ट्रिंग थ्योरी से। तो ये ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी है सिर्फ। QFT की एक्सप्लेनेशन नहीं है, QFT की एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन है QFT की। QFT से ज़्यादा पावरफुल है स्ट्रिंग थ्योरी। हाँ चलें अब वो ख़त्म करते हैं, ठीक।